अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम जो है आज टॉपिक जो करने जा रहे हैं मैथ का, ये हमारा है वन डे वर्क वाला। इसके बाद जो है वो दो टॉपिक हमारे मजीद और रहते हैं, दो या तीन। तो उसके बाद मैथ हमारी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। आज हमारा ये वन डे वर्क वाला टॉपिक हमारा होगा। अच्छा, पहला क्वेश्चन आप देखें। इफ अ पर्सन, पहले मुझे ये बताएं, आवाज आ रही है आपको? क्लियर आ रही है आवाज मेरी? और स्क्रीन भी अगर ना वो ठीक है, ठीक ठीक ठीक। और अगर स्क्रीन भी लगे ना कि मतलब इस तरह वो चल नहीं रही सही से, ना मुझे बता दीजिएगा, इन्फॉर्म कर दीजिएगा। क्या कह रहे हैं? ये तो अभी बेटा क्लास तो अब की बात करें तो अभी स्टार्ट हुई है। वैसे जो है वो हमारा मैथ कंप्लीट होने वाला है। सिलेबस कवर होगा। जी जी, इंशाल्लाह। ये हर टाइप की मैंने मैथ करवाई है, एक CSS और PMS को छोड़ के ना। क्योंकि उस वाले जो है ना वो इसके बाद हमने जो है वो स्टार्ट करने हैं। ये वन पेपर के लिहाज से जितने भी हैं हमारे पेपर्स है ना, उनके लिए जो है ना ये मैथ है। चले। अच्छा, पहले क्वेश्चन देखें बेटा। पहला आपका जो फोकस होना चाहिए ना वो आपके क्वेश्चन के ऊपर होना चाहिए। जब तक आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं होगा ना, तब तक आप जो है वो आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है? तो पहले इसके लिए जरूरी है कि आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। अच्छा, अब हमारे पास है क्वेश्चन यहाँ पे। इफ अ पर्सन ए कंप्लीट अ वर्क इन 12 days and person B in 6 days, and they start working together, in how many days they will complete the work? अब देखें, पहले अंडरस्टैंड करें अपने क्वेश्चन को। अब हमने जो वन डे वाले के हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे ना, वन डे वर्क वाले हमारे जो क्वेश्चन होंगे ना बेटा, उसको हमने ना वन डे के हिसाब से हमने ना उनको जो है वो हल करना होगा, ठीक है? कितना काम एक दिन के अंदर जो है वो कितना काम हुआ है, तो वो हमने जितना काम हुआ होगा वो हमने नीचे लिखना है, ठीक है, डिनोमिनेटर के अंदर। और जितने हमारे पास दिन होंगे, मतलब एक दिन के हिसाब से हमारा वन डे वर्क है, तो इसका मतलब है कि वन हमारे पास क्या होगा? ऊपर होगा नोमिनेटर के अंदर। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। उसने कहा है कि इफ अ पर्सन ए कंप्लीट अ वर्क इन 12 days। बेटा यहाँ पे ना अगर किसी का क्वेश्चन है तो आपके ना माइक भी ऑन है, ठीक है? ये मेरी तरफ ना स्क्रीन थोड़ी सी ना इस तरह वो फ्लोली नहीं चल रही। तो मुझे बताएं, वरना फिर मैं ना वाईफाई ऑन करती हूँ। ये मैंने मोबाइल डाटा ऑन किया अभी। तो अगर आपको जो है वो लिखा हुआ या इस तरह मेरे पेंसिल जो इस तरह वो उसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन के ऊपर चलाना नजर आ रहा है सही से, तो फिर ठीक है। अदरवाइज जो है मेरी तरफ जो है ना ऐसे लगता है कि जैसे स्क्रीन ना अड़ जाती हो। आपकी तरफ इशू है तो बता दें, वरना फिर मैं इसको जो है उस पे कर लेती हूँ, वाईफाई पे कर लेती हूँ। इफ अ पर्सन ए कंप्लीट, रुक रुक के चल रही है। हाँ ठीक है, ठीक, ओके ओके, हम उस पे कर लेते हैं। हम्म, करता है, कंप्लीट करता है। एंड पर्सन बी इन 6 days, जो पर्सन बी है वो क्या करता है? वो उस काम को कितने दिन में करता है? 6 days के अंदर। एंड दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर इन हाउ मैनी डेज? अब हमने क्या फाइंड करना है कि वो दोनों जो हैं, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर इन हाउ मैनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क। कि मतलब वो दोनों अगर मिलके काम करते हैं ना, तो उन्हें कितना टाइम लगता है, कितने दिन लगते हैं, ठीक है? तो पहले आए हमारे पास, पहला हमारे पास क्या है? ए जो है वो कितने दिन में काम करता है? तो ए आपके पास जो काम कर रहा है ना, वो कितने दिन में काम कर रहा है आपके पास? 1/12, ठीक है? ये जो आपका ये वन डे वर्क वाले होंगे ना हमारे पास, जो क्वेश्चन होंगे, उसमें हमारे पास जो वैल्यूज होंगे ना उनको हम बटे में लिखेंगे, ठीक है? वन, और उसके बाद हमने नीचे उस वैल्यू को हमने लिखना है, ठीक है? अच्छा, अब ये था ए का काम, ठीक है, जो ए ने कंप्लीट किया है काम कितने दिन के अंदर? 12 दिन के अंदर। ए का काम 12 दिन के अंदर हो गया। दूसरा वो क्या कह रहा है? एंड बी इन 6 days। बी क्या करता है? बी 6 days के अंदर करता है। बी कितने डेज के अंदर करता है? 6 days के, 1/6 आ जाएगा, ठीक है?
ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ना आपने बस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग करनी है, बाकी ये सेम ही होंगे, थोड़ा बहुत बस लेस देन कहीं पे हो जाएगा, कहीं पे वो टाइम की बात कर लेगा, थोड़े बहुत उसमें मॉडिफिकेशन करेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है ना वो एक ही जैसे हैं और एक ही मेथड है इनका। अच्छा, अब हमने ए का काम हमने देख लिया, बी का हमने काम देख लिया। बेटा ये लास्ट पे मैं ये क्वेश्चन आपको बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या है, अब अगर वो उसने कहा है कि दोनों मिलके जो काम करेंगे ना तो वो कितने दिन के अंदर काम करेंगे, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, दोनों की बात हो रही है, इसका मतलब है वो कह रहा है कि ए प्लस बी दोनों, ए प्लस बी जो है दोनों जो है वो मिलके अगर काम करे तो वो कितने दिन में काम करेंगे। तो ये हमने ए प्लस बी हमने बेसिकली हमने ये फाइंड करना है कि दोनों मिलके काम, ए ने अलहदा जो काम किया है वो 1/12 कर रहा है, जो बी कर रहा है वो 1/6 कर रहा है। अगर दोनों मिलके काम करें तो वो कितना काम करेंगे, कितने दिन के अंदर वो काम होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ए प्लस बी हमने निकालना, ये वो पूछ रहा है आपसे। अब ए प्लस बी अगर आप करें तो आपके पास ए की भी वैल्यू है, आपके पास बी की भी वैल्यू आपने सेट कर लिए। अब आपने क्या करना है, ए प्लस बी कर देना है, ठीक है। जस्ट आपने वैल्यू को वहां पे क्या करना है, सेट करना है। अच्छा, +1/6 ये मैंने डायरेक्ट उसकी ना वैल्यूज वो इसकी जगह मैंने ये पुट कर दी। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका एलसीएम ले लेना है, वही पहले वाला तरीका, कि जैसे हमारे पास अगर कोई फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर हमारे पास दो या दो से ज्यादा वैल्यूज होती थी, फ्रैक्शन फॉर्म्स होती थी, तो उनका हम क्या करते थे, दरम्यान में प्लस या माइनस का अगर साइन होता था तो हम क्या करते थे, जो हमारे पास नीचे ये बेटा ये जो हिस्सा होता है ये आपकी जो नीचे वैल्यू होती है ना ये होती है डिनोमिनेटर, ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यू जो होती है ना वो होती है नोमिनेटर, ये फ्रैक्शन के अंदर होती है, ठीक है। तो ये जो बटे की शक्ल में होती है ना वैल्यू वो होती है फ्रैक्शन फॉर्म, उस पूरी को फ्रैक्शन फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू नोमिनेटर, नीचे वाली डिनोमिनेटर। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको पता भी होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता होता ना, तो इसलिए ये अब चीजें हमारी बार बार यूज होती हैं, तो इसलिए फिर मैं यहीं पे जो है ना क्लियर करवा रही हूँ। बाकी हमने डिटेल से इसके ना 3-4 वो मैंने लेक्चर्स किए थे जो बिल्कुल बेसिक पे मैंने किए थे, जो मेरे ख्याल से जो तो हमारे बच्चे हैं उन्हें तो बिल्कुल वो इशू नहीं है कि अब जो है वो किस तरह, अगर फ्रैक्शन फॉर्म होगी दरम्यान में प्लस या माइनस का साइन है तो उसको सोल्व कैसे करना है, अगर फ्रैक्शन फॉर्म है तो दरम्यान में अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो फिर उन वैल्यूज को कैसे सोल्व करना होता है। तो ये उनके लिए जो है ना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जो है वो पहले बेसिक चीजें बिल्कुल कर ली हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास नीचे जो हमारे पास ये वैल्यू है ना डिनोमिनेटर के अंदर दोनों फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर, इनका हमने क्या करना होता है, हमने उनका एलसीएम लेना होता है। एलसीएम आपको पता होगा कैसे लेते हैं, जो सबसे छोटा आपका होता है ना टेबल वहां से आप स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप जो है वो इसको जो है वो डिक्रीज करते जाते हैं, ठीक है। ये 2 पे भी जा सकता है और इस पे भी जा सकता है, 3 पे भी जा सकता है, ठीक है। ये वाला 6, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है, ये 1। और यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गया, ये 2 1 ज़ा 2। अच्छा, अब हमारे पास 2 3 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12। अब हमारे पास इसका एलसीएम कितना आ गया, 12। यहाँ पे बच्चों को ना बहुत कंफ्यूजन होती है कि मतलब ये अगर 12 आए, 12 तो हमने एलसीएम से निकाल लिया, नीचे जो भी वैल्यू पड़ी होगी ना डिनोमिनेटर के अंदर, फ्रैक्शन हर फ्रैक्शन फॉर्म के जो नीचे डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू होगी ना उसके आपने इसी तरह आपने क्या करना है, उसका आप एलसीएम निकाल लेंगे, फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद आपका जो एलसीएम आएगा टोटल वो आपने क्या करना है डिनोमिनेटर के अंदर लिखना है। फिर अब आपने कैसे करना होता है, जो पहले ही हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म होती है उसमें आपने देखना है कि जो डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू पड़ी हुई ना, क्या वो एग्जैक्ट हमारे पास जो हमने एलसीएम बना के इसके नीचे लिखा था वही है, या फिर इससे जो है वो कम है। तो ये कम हो सकती है, या इससे जो है ना वो क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है इसके ना, ये वाली वैल्यू इसके या कम हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है। तो अब आपके पास इसके नीचे 12 है, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म के नीचे क्या है, 12 गिवन है, तो इसका क्या लिखेंगे हम, 1, ये जो ऊपर वाला नोमिनेटर है ना हमारे पास वो 1 एज इट इज लिखेंगे। दरम्यान में प्लस हो या माइनस का साइन हो वो आपने एज इट इज लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद ये 6 है, अब 6 को देखो कि 6 को आप किसके साथ आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है वो 12 बनता है। तो 6 को हम क्या करें, 2 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 12 बनता है ना। तो वो जो हमारे पास वो जो 2 होगा, 2 को आपने क्या करना होता है, 2 को आपने क्या करना होता है, ये जो ऊपर वैल्यू आपकी पड़ी होती है ना नोमिनेटर के अंदर उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना होता है। 2 1 ज़ा 2, तो ये हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, 2। अब आपके पास क्या बना, 3/12। और अब आप इसको क्या करें, इसको आप जो है वो कैंसिल करें। अब देखिए बेटा, ये ना अगर किसी का ना कहीं यहाँ पे अगर कोई मसला है आप इधर ही बता दें, ठीक है, आपके माइक ऑन है, मैंने ऑफ नहीं किए हुए। तो कोई भी आपका क्वेश्चन है आप इधर ही अपना क्लियर कर सकते हैं।
अच्छा, अब हमारे पास क्या आ गया, 3/12, और 3 को आप जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 12 आता है ना। कैंसिल करेंगे तो 1/4। 4 डेज के अंदर उन क्या किया है, ए प्लस बी ने जो काम किया है ना, वो 4 डेज के अंदर किया है। तो यही हमने फाइंड करना था, ए और बी जो मिलकर काम करेंगे तो वो कितने दिन में काम करेंगे, वो 4 डेज के अंदर करेंगे। ऊपर ये 1 डे, ठीक है, 1 डे वर्क है, 1 और 12। बेटा ये 1 डे वर्क वाले फार्मूला वो है ना, क्वेश्चंस हैं, तो इनको करने का ये तरीका है, ठीक है, कि जितने दिन में काम हो रहा है ना उसको बटे की शक्ल में आपने लिख देना, सिंपली आप ये बस याद रख लें। ठीक है, उसको आपने क्या करना है, उतने जितना आपका काम जितने डेज के अंदर हुआ है ना, उसको आपने मतलब एक काम आपका कितने दिन में हो रहा है, 12 दिन के अंदर हो रहा है, एक काम आपका 12 दिन के अंदर है, एक काम आपका 6 दिन के अंदर हो रहा है। इस तरह आपने जो है वो इसको सेट कर लेना है। यहाँ पे अगर और है मसला, ये सब क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। अच्छा, अब आपके पास ये जो आपके पास नीचे वैल्यू आएगी ना, ये वाली, ये आपके पास क्या हो गया, इतने दिन आपके लगे, क्योंकि नीचे डेज पड़े हुए हैं ना बेटा, ये डेज पड़े हुए हैं। इतना एक काम जो है वो इतने दिन में वो कर रहे हैं, एक काम वो इतने दिन के अंदर कर रहे हैं। ये ऊपर जो है ना ये वर्क है, ठीक है, नीचे जो है ये डेज पड़े हुए हैं। दोनों जो है मिलके जो है वो 4 डेज के अंदर काम होंगे, 4 आपका जो है क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पे किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, अदरवाइज फिर हम आगे चलते, एक दो आप और क्वेश्चन करेंगे ना तो ये आपको और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। ए और बी जो है ना वो क्या करते हैं, एक काम करते हैं, कैन डू कर सकते हैं 12 दिन के अंदर, ठीक है। बी और सी, बी एंड सी इन 15 डेज। बी और सी क्या कर सकते हैं, वही काम जो है वो क्या कर सकते हैं, वो 15 डेज के अंदर। और सी एंड ए जो है वो इन 20 डेज। then that number of days taken by A, B and C together to finish the work। देखिए बेटा, वहां पे ऊपर क्या था, ए और बी का उसने पूछा था ना कि दोनों मिलके कितना करेंगे। अब उसने क्या कर दिया, यहाँ पे ए बी और सी तीनों का दे दिया, क्योंकि तीनों की यहाँ पे बात कर रहा था। ए और बी मिलके जो काम कर रहे थे वो कितने दिन में, 12 दिन के अंदर। बी और सी कितने दिन में, 15 दिन के अंदर। सी और ए कितने दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर। इनको हम अलग अलग पहले सेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमने क्या करना है, फिर इनका हमने प्लस करना है, ए बी और सी टुगेदर इनका जो काम है ना वो कितना होगा, वो हमने देखना है कि कितने दिन के अंदर वो काम करेंगे। ठीक है, अब नीचे आए यहाँ पे, इधर। अच्छा, अब ए एंड बी जो काम कर रहे हैं, इसका मतलब है ए और प्लस बी दोनों का काम वो बता रहा है ना, कितने दिन के अंदर एक काम जो है वो कितने दिन के अंदर करता है। वो ये कितने दिन के अंदर करते हैं, एक काम कितने दिन के अंदर कर रहे हैं 12 दिन के अंदर। ठीक है, ए और बी कितने दिन के अंदर काम कर रहे हैं, 12 के अंदर। एक काम 12 दिन के अंदर हो रहा है। फिर उसने कहा है कि बी एंड सी इन 15 डेज। बी एंड सी दोनों मिलके काम कर रहे हैं ना, कितने दिन के अंदर, 1/15। एक एक जो काम है वो कितने दिन के अंदर कर रहे हैं, 15 दिन के अंदर। फिर सी एंड ए, सी और ए जो है वो कितने दिन के अंदर कर रहे हैं, 20 डेज, 1/20। फिर उसने पूछा क्या था, उसने कहा था देन दैट नंबर ऑफ डेज, कितने दिन लगेंगे, टेकन बाय ए बी एंड सी टुगेदर टू फिनिश द वर्क। तो ए बी सी अगर मिलके काम करते हैं ना, उनको कितने दिन लगेंगे उस काम को करने में। मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये हमसे वो पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये वैल्यू आपने सेट कर दी, ये उसने पूछी है। अब आ जाए यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी करना है। तो साफ जरिए आपको ये जो आपने ये वैल्यूज बनाई है, इनको आप इक्वेशंस का नाम दे दें, वन, ये टू इक्वेशन हो गई, ये थ्री इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब आप क्या करें, इन तीनों इक्वेशंस को आप क्या कर दें, आप इसको जो है वो ऐड कर दें। ठीक है, बेटा बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके जो साफ जरे वो एक्सपर्ट होंगे मैथ के अंदर, लेकिन हमें बाकियों को भी लेके चलना है ना। तो अच्छी बात है अगर आप साथ साथ इसको जो है ना वो कंप्लीट करते रहें, ताकि आपका ये टॉपिक जो है इधर ही क्लियर हो जाए, आपको बाद में प्रैक्टिस ही ना करनी पड़े। अच्छा, अब आपने क्या करना है, +3, तीनों इक्वेशंस को आपने क्या कर देना है, आपने ऐड कर देना है। ऐड करें इक्वेशंस को, ए प्लस बी जो पहला था हमारे पास इस साइड वाली वैल्यूज हैं, वो इस साइड पे ऐड करें, दरमियान में इक्वल का साइन लगाएं, उसके बाद ये वाली वैल्यूज आप यहाँ पे ऐड करें। ठीक है, अब आए, ए प्लस बी प्लस, जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन रही है ना, वो हमारे पास क्या बन रही है, बी प्लस सी। थर्ड इक्वेशन, सी
प्लस ए, मैंने प्लस कर दिया ना, ये देखें इस तरह कर लेते हैं चले। ये मैंने ऐड कर रही हूँ, ठीक है। इनकी अब वैल्यूज को भी साफ, जरा जब इस लेफ्ट साइड पे एडिंग हो रही है तो क्या राइट लेफ्ट साइड पे एडिंग हो रही है तो राइट साइड पे भी एडिंग होगी ना, इक्वल के दूसरी साइड पे भी। तो आपने इन वैल्यूज को भी ऐड कर लेना, 1 बाय +1/15 +1/20, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वही पहले वाला ही काम आपका है। इनको, ये आपके पास क्या बन रहा है, A + B + C + C + A, ठीक है। इनको ऐड कर दिया, इक्वेशन से बाय, वो ब्रैकेट से बाय निकाल दिया। अब यहाँ पे है, इनका आपने क्या करना है, वही नोमिनेटर ओवर नोमिनेटर डिनोमिनेटर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, मतलब एक फ्रैक्शन फॉर्म है, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म है, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म है। मैंने आपको कहा था जो फ्रैक्शन फॉर्म होती है ना, दो, ये दो फ्रैक्शन फॉर्म आती है ना, उनके दरम्यान में प्लस या माइनस का अगर साइन होता है ना, तो फिर आपने क्या करना होता है, आपने जो डिनोमिनेटर के अंदर आपकी वैल्यूज पड़ी होती है ना, उनको आपने क्या करना था, उनका आपने एलसीएम लेना था। एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको ऊपर बता दिया, ठीक है। फिर आपका जब टोटल एलसीएम आ जाएगा, फिर आपने जो है वो पहले फ्रैक्शन के जो नीचे डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू पड़ी होगी ना, उसको आपने देखना है कि किसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास जो नीचे आपका एलसीएम बना था ना, उसके बराबर आएगा। सेम वही क्वेश्चन जो ऊपर वाला हमने वो किया था, वो हमने दो फ्रैक्शन फॉर्म के दरम्यान में किया था, अब ये हमारे पास तीन फ्रैक्शन फॉर्म आ गई हैं। तो आपके पास अगर आप इसका एलसीएम करते हैं, तो ये एलसीएम अगर आप करें 12, 15 और ये 20, ठीक है। कोशिश किया करें बेटा, पहले ना छोटे टेबल से आप इसको फैक्टराइज कर लिया करें। फिर अगर छोटे से नहीं हो रहा है, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, मतलब पहले 2 का टेबल है ना हमारे पास आता है, फिर 3 का आता है। अगर 2 के साथ फैक्टराइज हो रहा है तो वेल, नहीं तो फिर 3 को उठा लें, फिर 4 को उठा लें, इस तरह करके आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप फैक्टराइजेशन करें इसकी। उसके बाद आपके पास जो फाइनल आपका जो फैक्टराइजेशन के बाद जो आपका एलसीएम बनता है, वो आपका बनता है 60। एलसीएम का तरीका, एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन हमने जो है वो पहले जो है वो 2-3 लेक्चर्स के अंदर जो है वो मैंने करवा दिए थे, ठीक है। अब मेरे पास जो टोटल एलसीएम है ना, वो मेरे पास आया 60, सेम वही ऊपर वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे भी थोड़ी सी बस ये है कि यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म जो है वो एक थर्ड भी ऐड हो गई है। अच्छा, अब हमारे पास जो है यहाँ पे 12 है, 12 को आप देखें, 12 को देखें किसके साथ जरब दें, तो हमारे पास 60 आएगा। यहाँ पे आपने ना इस तरह आपने जो है इन वैल्यूज को, आपने ऊपर वाली वैल्यूज को यहाँ पे सेट करना होता है, ठीक है। एलसीएम तो हमने नीचे वाली वैल्यूज को फैक्टराइज करके निकाल लिया ना एलसीएम, ये हमारे पास फाइनल नीचे आ गया एलसीएम। अब ऊपर वाली वैल्यू जो आपने सेट करनी होती है ना, यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन भी हो सकता है, ठीक है। प्लस हो या माइनस का साइन हो, तरीका इनका सेम है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का, फैक्टराइजेशन जो वैल्यूज होती है ना उनको, तरीका सेम ही होता है, ठीक है। अब आए, 12 को आप ये वाले पहले जो पहली फ्रैक्शन फॉर्म थी ना, उसके नीचे जो डिनोमिनेटर था ना, उसको मैंने उठाया। अब मैंने देखना है कि इसको मैं किस डिजिट के साथ में मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास ये फाइनल जो है ये एलसीएम आना चाहिए। तो अब आप देखें कि 12 को जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो जो है हमारे पास जो है वो 60 आएगा। 12 को जो आप अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये आपका 60 बन रहा है। 5 2 ज़ा 10, 0 1 कैरी, और 5 1 ज़ा 1, और एक ये 6, तो ये आपके क्या बन गया, 60 बन गया। अब ये जो जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया ना, इस डिनोमिनेटर को जिस नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई करके आपने एलसीएम के बराबर आप वैल्यू बना के लेके आए हैं ना, इस नंबर को आपने क्या करना है, इस नंबर को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ये जो ऊपर नोमिनेटर के अंदर वैल्यू पड़ी होगी, यहाँ पे तो पड़ी है ना बेटा 1, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी वैल्यू हो सकती है। ये तो चलो 1 डे वर्क वाले वो फार्मूला वो है ना, सॉरी क्वेश्चंस है, तो इनमें तो ऊपर जो है वो 1 1 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि एक ही काम हो रहा है, तो फिर नीचे डेज जो है वो नीचे डिफरेंट होंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास इस तरह के आते हैं ना, जैसे आप बाकी इक्वेशंस को या बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना, तो उनमें इस तरह फैक्टराइजेशन आती है, दरम्यान में प्लस माइनस होती है, तो यही तरीका है आपका इसको सॉल्व करने का। ये काफी बच्चों की ये ना मसला था, इसलिए मैं अब ना यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ। हो सकता है कि कुछ यहाँ पे भी बच्चा ऐसा हो कोई, उसको भी ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, 5 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे आपका 5 आ गया। फिर दरम्यान में ये प्लस या माइनस जो भी साइन होगा आपको यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप क्या करना है, आपने अब दूसरी आपने फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर आ जाना, इसके जो डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है ना, अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे नंबर के साथ कि आपका 60 बनना चाहिए, ठीक है। अब आप इसको 15 को आप अगर मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 4 के साथ, तो ये मेरे पास जो है हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास 60 बनता है। ये आप मल्टीप्लाई करके देखें। इसी तरह अब हमारे पास ये जो 4 4 जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया ना, इस डिनोमिनेटर को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, 4 के साथ किया, तो हमारे पास ये टोटल एलसीएम के बराबर आया है ना।
इस 4 को आपने क्या कर लेना, इस 4 को आपने मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, इसकी जो डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू पड़ी होगी उसके साथ। इसके नोमिनेटर के अंदर 1 पड़ा हुआ है, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, 4। दरम्यान में वही प्लस या माइनस का जो भी साइन आएगा वो लगाएंगे आप। उसके बाद फिर इसी तरह अगली फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर आगे उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसको आपने उसी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है कि आपका वही एलसीएम आना चाहिए। सेम वही पीछे वाली बात मैं रिपीट कर रही हूँ। अब आप इसको जो है वो 20 को आप जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 60 बन रहा है। तो ये 3 को जो है वो आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या आ गया, 3 आ गया। इसको आपने ऐड कर देना है, इसके ऊपर आपने डिवाइड कर देना है। जो आपका रिजल्ट आएगा आपके पास, जो नीचे आपके पास वैल्यू आएगी ना, जितने दिन आपके लगे होंगे ना, वो ए बी सी ने मिलके किए होंगे। ठीक है, अब पहले तो ये लेफ्ट वाली साइड पे जो हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है ना, इसको भी आप ऐड कर दे। इसको तो चलो मैंने जो है वो ऐड करके मैंने इस तरह वो सेट कर दिया। अब ये जो डाटा पड़ा है, इसको आप ऐड कर दे। ए ये एक पड़ा हुआ है, एक ए ये पड़ा हुआ है। ठीक है, ए और ए क्या हो गया, 2A। यहाँ पे ना लास्ट एक मैंने जो क्लास करवाई थी ना, उसमें एक बच्चे ने पूछा था कि ए और ए को जब हम ऐड कर रहे हैं, ए और ए को जब हम ऐड करें तो ये ए का स्केयर क्यों नहीं बन रहा। इस तरह उसने ये मुझसे क्वेश्चन किया था। तो ए का स्केयर बेटा, ए का स्केयर ऐसे नहीं बनता होता। देखें, ये हमारे पास ना, ये जो ए है ना, ये समझे एक तरह से ना हमारे पास कोई वेरिएबल टाइप है। ठीक है, कोई एग्जैक्ट हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, कोई एग्जैक्ट हमारे पास कोई फिगर नहीं है, 1 2 3 4 इस तरह कोई एग्जैक्ट डिजिट नहीं है। ठीक है, मैथ का कोई एग्जैक्ट डिजिट नहीं है, ये अल्फाबेट है, कोई ABCD कुछ भी हो सकता है। जब आपने इसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो आपने क्या देखना होता है, आपने ना हर जो हमारे पास अल्फाबेट होता है, जो हमारे पास जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल जैसे हम एक्स लेते हैं, ठीक है, तो इसके साथ ना 1 लाजमी मल्टीप्लाई कर होता है। 1 इसके नीचे भी होता है, हम लिखते नहीं है। 1 इसके यहाँ पे ऊपर इंडेक्स में भी होता है, पावर के अंदर भी होता है। ठीक है, तो इनको हम इग्नोर करते हैं, यहाँ वाले 1 को भी, यहाँ वाले 1 को भी, यहाँ वाले 1 को हम लिखते नहीं है, लेकिन वो होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास है ना, ये जो हमारे पास ये अल्फाबेट है, ये हमारे पास एज अ वेरिएबल, हम इसको अगर थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं, तो इसके साथ जो है ना यहाँ पे 1 है, मतलब 2 तो ना, 2A तो नहीं ना लिखा हुआ यहाँ पे, यहाँ पे 1A लिखा हुआ है ना, 1A एक ये पड़ा हुआ है, एक 1A ये पड़ा हुआ है। इनके साथ ना यहाँ पे 1 पड़े हुए हैं, यहाँ पे भी 1 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब देखें, इनके इस तरह के अगर हमारे पास कोई अल्फाबेट आते हैं या वेरिएबल्स आते हैं ना, तो इनके ना ये जो साथ ये वाली वैल्यूज होती है ना, जो भी मल्टीप्लाई हो रही होती है ये वाली वैल्यूज, इनको कहते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, इनको बोलते होते हैं कोफिशिएंट। ये जो कोफिशिएंट होते हैं ना, जब आप प्लस या माइनस कर रहे होते हैं ना, तो इनके ये जो कोफिशिएंट होते हैं ये प्लस माइनस हो रहे होते हैं बेसिकली। ये ए के साथ ये प्लस माइनस नहीं हो रहा था, इनके जो कोफिशिएंट हो रहे होते हैं ये प्लस और माइनस हो रहे होते हैं। ठीक है, ए आप एज इट इज लिखेंगे, ये मैंने ये यहाँ पे एज इट इज लिखा। अब देखें, इसका कोफिशिएंट इसके साथ भी 1 था, क्योंकि ये ए था, एक ए ये था, एक ए ये था। इसके साथ भी 1 पड़ा हुआ था, इसके साथ भी 1 पड़ा हुआ था। ए मैंने जो था, दोनों के अंदर ए था, ए मैंने क्या कर दी, एक टाइम एक दफा मैंने लिख दिया। ठीक है, कोफिशिएंट क्या था, 1 और 1, 1 + 1 कितने बन गए, 2। ये 2 मैंने कोफिशिएंट साथ लिख दिए। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये कोफिशिएंट होता है। ये हमारे पास कोई अल्फाबेट भी हो सकता है, कोई हमारे पास वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, एग्जैक्ट कोई फिगर तो नहीं है ना, 1 2 3 4 कुछ नहीं है, इस तरह का कोई हमारे पास कोई नंबर नहीं है। अच्छा, ये अब बात क्लियर होगी। अब आए सेम इसी तरह बी और सी है, ऐड हो रहे हैं। हाँ, दूसरी बात ना, ये जो ए का स्केयर आता होता है, ए का स्केयर तब आता होता है जैसे ए ये है, दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन, और ए यहाँ पे ये है। ठीक है, जब दो सेम जो हमारे पास वैल्यूज होंगी ना, अल्फाबेट होंगे, वेरिएबल्स होंगे, वैल्यूज तो नहीं खैर कहते हैं हम, तो इन वैल्यूज भी हो सकती हैं यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे पास अननाउन है ना, तो अननाउन के अंदर कोई भी साफ ज़रा हम वैल्यूज पुट करते हैं तो ही हम कोई ना कोई एग्जैक्ट आंसर निकालते हैं ना। तो अब देखिए बेटा, जब हमारे पास सेम हमारे पास जो वैल्यूज होंगी ना, वैल्यूज डिजिट अल्फाबेट कुछ भी हो सकता है, हमारे पास वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो इनके दरम्यान में अगर आ जाए मल्टीप्लिकेशन का साइन, ज़रब का साइन अगर आ जाता है, तो क्या होता है, ये हमारे पास होती है ये बेस इनके ना, मैंने कहा ना, हर नंबर के ऊपर आपके पास 2 है, इसके ऊपर 1 होता है, 1 है उसके ऊपर 1 होता है। ये हम लिखते नहीं होते, लेकिन होते मौजूद हैं ये। ठीक है, इसी तरह इनके बटे में भी 1 होता है, बटे में भी 1 होता है, हम नहीं लिखते इनको, इनके साथ मल्टीप्लाई, ये तो एग्जैक्ट एक फिगर है ना, इस वजह से हम यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई इसको नहीं कह सकती। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे ये नंबर है, मतलब कोई अल्फाबेट है या फिर कोई हमारे पास यहाँ पे कोई वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम जो है इसके साथ 1 2 3 इस तरह जो है वो ये जो कोफिशिएंट होते हैं ना, वो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, पावर के अंदर 1 होता है, हम इसको लिखते नहीं, इग्नोर करते हैं। जब हमारे पास दो
जो हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं या हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं उनके दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, तो क्या होती है, ये इसको बोलते होते हैं बेस। ये होती है पावर, ये होती है नीचे वाली बेस। तो बेस को क्या करते हैं, बेस को एक दफा लिखते हैं, ठीक है। ये जो पावर्स होती है ना, यहाँ पे पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे आपके कोफिशिएंट ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके क्या होते हैं, यहाँ पे आपके जो पावर्स होती है ना मल्टीप्लिकेशन के, मल्टीप्लिकेशन में जो आपकी पावर्स होती हैं वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पे क्या होगी, अगर पावर हमारे पास क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ये वन था प्लस ये वन, तो क्या हो गया, ए की पावर टू बन जाएगी। ए की पावर टू बन जाएगी ना, वन और वन क्या बन जाएगी, ए की पावर टू बन जाएगी। ये इस तरह वो इसके अंदर जो है ना वो डिफरेंस है। ये बिल्कुल बेसिक बच्चों वाली चीजें हैं, वो चीजें ये तो मेरे ख्याल से अभी तो वन क्लास में भी, ये दो टू क्लास तक ये करवा रहे होंगे। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, ये टू हमारे पास बी बन रहे हैं, प्लस टू बी, प्लस ये टू हमारे पास सी है तो टू सी। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बना, इसको आपने सॉल्व करना है। ये आपके पास फाइव, और ये हमारे पास क्या आ गया, टेन, और ये हमारे पास ट्वेल्व। हमारे पास क्या हो गया, 12/60। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास टू इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है। हमें चाहिए था ए प्लस बी प्लस सी चाहिए था, हमें सिर्फ ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए, और इसके साथ हमें और कुछ नहीं चाहिए, मतलब इनके साथ वन वन वाला कोफिशिएंट चाहिए। ये टू वाला, यहाँ पे टू वाला कोफिशिएंट आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि टू सब के अंदर कॉमन है ना, इसका भी कोफिशिएंट, सी का भी टू है, बी का भी कोफिशिएंट टू है, ए का भी कोफिशिएंट क्या है, टू है। तो अगर टू इस तरह कोफिशिएंट हमारे पास इस तरह के इकट्ठे आते हैं ना, दरम्यान में प्लस या माइनस का अगर साइन होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, बाहर कॉमन निकाल लेते हैं ब्रैकेट के बाहर। बाकी वाली वैल्यूज को हमने क्या करना था, हमने ब्रैकेट में रखना होता है ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या कर दिया, टू को मैंने बाहर निकाल दिया और दूसरी मैंने वैल्यूज क्या कर दी, अंदर रख दी। अब अगर इसको अंदर में मल्टीप्लाई करूँ तो टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी मल्टीप्लाई करें ना, तो ये चीज बन रही है ना, ये चीज और ये चीज एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। इक्वल 12/60। अब इसको आप जो है वो वही सोल्व कर लें। इधर आपने अगर टू आपके पास इजाफी, हमें तो चाहिए था ए प्लस बी प्लस सी चाहिए था, तो आप क्या कर दें, टू इधर इजाफी है तो टू अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इनके साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर आप टू इधर भी डिवाइड करेंगे इसको खत्म करने के लिए। और क्या करेंगे, अगर इधर डिवाइड हो रहा है तो टू इधर भी डिवाइड होगा। अगर इधर मल्टीप्लिकेशन में टू लिखेंगे तो इधर भी आप मल्टीप्लिकेशन में जो काम आप लेफ्ट साइड पे कर रहे होते हैं वही काम आप इक्वल के राइट साइड पे वही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये टू खत्म करना है हमें। ये हमारे पास क्या आ गया, ये फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास क्या आ गया, टू आ गया। इसको आप इस तरह आप सोल्व करें और ए प्लस बी प्लस सी का हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1/10। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, यहाँ तक अगर किसी को कोई समझ ना आई हो। अच्छा, अच्छा एक बात तो बेटा, एक और चीज ना, चलो ये तो मैंने नीचे बटे में मैंने लिख दिया है, देखें ये ना ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म पड़ी हुई थी, ठीक है, ये फ्रैक्शन फॉर्म पड़ी हुई थी, ये वाली फ्रैक्शन फॉर्म पड़ी थी। टू मैंने मजीद उसके नीचे डिवाइड किया तो मजीद इधर भी नीचे डिवाइड हो गया, इधर भी डिवाइड किया तो इधर भी डिवाइड हो गया ना। तो अब देखें, जब मैंने आपको कहा था कि हर नंबर डिजिट के नीचे आपके पास वन पड़ा होता है, वन हम लिखते नहीं होते, हम उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है, लेकिन मौजूद होता है फ्रैक्शन फॉर्म, वो जरूर होती है, ठीक है। पी बटा क्यू की शक्ल जो होती है ना, वो फ्रैक्शन फॉर्म वो हमारे पास वो होती है, जो हमारे पास क्या आती है, क्या उसे बोलते थे, रैशनल, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होती है, इस तरह पी बटा क्यू की शक्ल में होती है ना। तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज इस तरह पी बटा क्यू की शक्ल में पड़ी होती है। तो अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी तो वन पड़ा होगा ना यहाँ पे, लेकिन हमने क्या किया, हम लिखते नहीं है इसको। तो हम इसको इस तरह सेट कर सकते हैं। अब देखें, एक बटा ये हो गया और एक बटा ये पड़ा हुआ है। मेन इसके नीचे क्या है, ये डिवाइड कर रहा है मेन। एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन ये है, दरमियान में मेन बटा क्या पड़ा हुआ है, ये वाला पड़ा हुआ है, मेन डिवीजन आपकी ये वाली पड़ी हुई है, ठीक है। इसको अक्सर बच्चे ना भूल जाते हैं। अब देखें, पहले वाली फ्रैक्शन एज इट इज, नीचे अगर किसी के फ्रैक्शन के नीचे अगर मजीद फ्रैक्शन बन गई है ना, इसको आपने क्या करना था, जब आपने इसको सेट करना होता है ना, या तो आप इसको इधर ही कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है ना आपकी, इधर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के साथ कट जाती है। कटने से मुराद ये है कि जो टेबल इसको काटोगे, यहाँ पे तो वन पड़ा हुआ ना, खैर, लेकिन अगर यहाँ पे टू होता तो टू और ये 60, इधर वाला जो डिनोमिनेटर था ये ऐसे कट जाना था, इधर नोमिनेटर जो है इसके नोमिनेटर के साथ यहीं पे आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप इस तरह आपको नहीं समझ आ रही, तो आप क्या करें, अगर एक फ्रैक्शन फॉर्म है उसके नीचे भी आपकी फ्रैक्शन फॉर्म है ना, वो फ्रैक्शन फॉर्म एज इट इज लिखें। जो मेन बटे के नीचे फ्रैक्शन फॉर्म पड़ी हुई है, इसको जब आप
ऊपर मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेके जाते हैं ना, तो यहाँ पे आप क्रॉस करें, और ये आपके पास नीचे क्या पड़ा हुआ है, वन। वन ऊपर चला जाता है, और ये ऊपर वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, नीचे आ जाती है। ये या ये, इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, बात सेम है। इस तरह आप फिर इनको जो है वो कैंसिल कर लें। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है, ये तो हमारे पास आ गया 1/6, ठीक है, 1/10 इसका जो है वो आंसर बन रहा है। ठीक है ना। वन, और ये हमारे पास क्या है, सिक्स को काट रहा है, सिक्स वन, और ये वन, 10, 1/10। तो 10 डेज लग रहे हैं किनको, A+B+C को टूगेदर, जब वो वर्क कर रहे हैं ना, तो उनको कितना टाइम लग रहा है, उनको जो है वो 10 डेज लग रहे हैं। ये हमारे पास आंसर होगा हमारा। किस बच्चे का 5 था मेरे ख्याल से इसी क्वेश्चन के अंदर, तो वो 1/10 आता है बेटा। अच्छा, यहाँ पे अगर किसी को क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। हो किसी को क्वेश्चन तो आप माइक में भी जो है वो बोल सकते हैं। अच्छा, अब अगला हमारे पास क्वेश्चन है, if A and B together can complete a piece of work in 15 days and B alone in 20 days, in how many days can A alone complete the work? देखिए बेटा, चीजें वही हैं, सिर्फ उसने क्या किया, इसको पहले, इसको बाद में, इसको एक कर दिया, फिर इनको इकट्ठा कर दिया है। का बात एक ही वो घुमा रहा है बार बार ना, सिर्फ क्या कर रहा है, थोड़ी सी चीजों को आगे पीछे वो रख रहा है, बस इनके जो है वो वैल्यूज को चेंज कर रहा है। कभी वो सिर्फ ए का कह देता है, कभी अकेले बी का कह देता है, कभी दोनों का मिलके कह देता है, कभी दोनों का मिलके और सिर्फ ए बी को फिर कह देता है कि इसका फाइंड करें। तो ये कोई इतने वो रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है ये वाला टॉपिक, तो वैसे भी बहुत इजी है। थोड़े से बच्चों को ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं ना, मेरे ख्याल से वो एज वाले बस प्रॉब्लम है, एज वाले या प्रॉफिट लॉस, मेरे ख्याल से। बाकी तो मेरे ख्याल से किसी में भी इशू नहीं होना चाहिए, इजी है बाकी भी। अच्छा, अब हमारे पास देखें, इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट। आप देखें टुगेदर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है A+B काम कर रहे हैं, कितने दिन के अंदर काम कर रहा है, 15 डेज के अंदर। वहां एक काम कितने दिन के अंदर कर रहा है, 15 डेज के अंदर। फिर कहता है कि बी अलोन इन 20 डेज, बी कितने दिन के अंदर काम कर रहा है, एक काम कितने दिन के अंदर कर रहा है, 20 डेज के अंदर। इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट द वर्क। तो ए जो है वो कितने टाइम में जो है वो कंप्लीट करेगा, वही एक काम जो है वो एक कितने टाइम में जो है वो कंप्लीट करेगा, वो उसने कहा है कि आप जो है वो फाइंड करें। चीजें बेटा आपके पास सारी गिवन होती हैं, जस्ट उसको क्या करना होता है, आपने जस्ट उठा के उसके उसके अंदर आपने रखना होता है वैल्यूज को, थोड़ा बहुत आपने जो है वो सोल्व करना होता है, बाकी कुछ भी इतना वो मुश्किल नहीं है। अब यही देखिए आप, A+B उसने दिया हुआ था 1/15, बी उसने जो है वो दे दिया है, ए उसने जो है वो नहीं दी, ए उसने आपसे पूछा है, ठीक है। तो आप क्या करें, आप आपके पास A+B की वैल्यू पड़ी हुई है ना, आप क्या करें, बी की आपके पास वैल्यू है, या बी की वैल्यू को उठाएं, यहाँ पे इसके अंदर पुट करें, इसको चलो इक्वेशन वन का नाम दे दें, आपकी अपनी मर्जी है। बी की वैल्यू को उठाएं, इक्वेशन इस वन के अंदर पुट करें, तो आपके पास जो है बी की जगह पे आपके पास ये बी वाली वैल्यू सेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जस्ट ए बच जाएगा, ए ही उसने आपसे पूछा था, ए का आप आंसर निकाल लेंगे। प्लस बी की वैल्यू थी क्या, 1/20, 1/20, 1/15। ए है, हमें ए चाहिए, तो ए के साथ जो भी वैल्यू प्लस या माइनस हो रही है, वो हमें क्या करनी है, वो हमें उठा के इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जानी होती है। अब ए इक्वल, अच्छा, अब हमारे पास जो ये 1/2 है ना बेटा, ये फ्रैक्शन फॉर्म जो है, देखिए दरम्यान में ना प्लस का साइन है, इन दो के दरम्यान में क्या है, प्लस का साइन है। प्लस का साइन हो या ऐसे माइनस का साइन हो, तो जब ये वैल्यू दूसरी साइड पे जाती है ना इक्वल के, एक थोड़ा सा ना ये भी बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि जब ये फ्रैक्शन फॉर्म या कोई भी ऐसे वैल्यू अगर पड़ी होती है बगैर फ्रैक्शन फॉर्म के भी, तो वो जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाती है ना, तो उसका ये वाला साइन चेंज हो जाता है। मतलब अगर इस साइड पे वो प्लस की शक्ल में पड़ी हुई है ना, प्लस के साथ पड़ी हुई है, पॉजिटिव वैल्यू पड़ी हुई है, तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाती है। अगर इधर नेगेटिव पड़ी हुई है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाती है, वो पॉजिटिव हो जाती है। तो अब अगर हमें हमें तो सिर्फ ए चाहिए था, तो ए मैंने अगर इधर ही रखा, तो ये इस वैल्यू को मुझे उठा के दूसरी साइड पे लेके जाना था, कि उधर भी वैल्यू पड़ी हुई थी, तो मुझे इकट्ठा करके इनको जो है किसी तरह सॉल्व करके मुझे ए का रिजल्ट निकालना था। ठीक है,
तो पहले उस साइड पे हमारे पास क्या है, 115 ये प्लस की शक्ल में लिखा हुआ है। अब देखिए बेटा, प्लस वाला यहाँ पे हम साइन लिखते नहीं है, हाँ नेगेटिव हो तो वो हम जरूर हाईलाइट करते होते हैं, प्लस हम कभी नहीं लिखते होते हैं, ठीक है। प्लस को हम एज इट इज ऐसे वैल्यूज को जो है ऐसे उठा के लिखते हैं, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव वैल्यूज पड़ी हुई है ना। अच्छा, अब आपके पास जब आप इस फ्रैक्शन फॉर्म को उठा के दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो आपका यहाँ पे प्लस का साइन है, इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव का साइन हो जाएगा। वही आपके पास ये जो फ्रैक्शन फॉर्म पॉजिटिव के अंदर पड़ी थी, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सेम उसी तरह आप 15 और 15, आप देखें, ये एक फ्रैक्शन फॉर्म है और एक ये फ्रैक्शन फॉर्म है, दरम्यान में क्या है, नेगेटिव है। पहले हमारे पास क्या आता था, प्लस प्लस आ रहा था ना, जो पीछे हमने क्वेश्चन किए थे, फ्रैक्शन फॉर्म के दरम्यान में प्लस का साइन आ रहा था। अब यहाँ पे आ गया नेगेटिव। मैंने कहा था बेटा प्लस का साइन आया या नेगेटिव का है, फ्रैक्शन फॉर्म के दरम्यान में, ठीक है। फ्रैक्शन फॉर्म एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी दो दो हो सकती है, सॉरी दो से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो उनको सोल्व कैसे करते हैं, अगर दरम्यान में प्लस या माइनस का साइन हो, तो फिर उनका क्या होता है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर होते हैं ना, जो डिनोमिनेटर होते हैं उनके, फ्रैक्शन फॉर्म के, उनका हम क्या करते हैं, उनका हम लेते होते हैं एलसीएम, फैक्टराइज करते हैं उनको, ठीक है। फैक्टराइज करने के बाद उनका एलसीएम निकालते हैं, एक्स एलसीएम के बाद हम नीचे जो है वो फाइनल रिजल्ट बना के फिर वही वाला काम जो पीछे हमने किया था, ठीक है। ये 15 और आपके पास ये क्या है, ये 20, इसको आपने फैक्टराइज कर लेना है। कोशिश करनी है कि आपके सेम टेबल के ऊपर आपका जो है ना, पहले छोटे वाला आप टेबल चूज करते हैं, ठीक है। छोटे वाला टेबल, अगर उस पे जहाँ पे आपकी वैल्यूज जो है वो बार बार सोल्व होना खत्म हो जाए, तो फिर आप क्या कर दें, फिर आप उससे बड़े वाले टेबल को चूज करें, ठीक है। इस तरह करके आपके पास जो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। जैसे हमने पीछे किया था, जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू बनती है उनको आपने मल्टीप्लाई करना होता है, फिर उनको टोटल एलसीएम बना के वो हमने नीचे रखना होता है डिनोमिनेटर के अंदर। फिर हमने वही काम जो हमने पीछे किया था, दरम्यान में अब बस नेगेटिव का साइन है, पहले हमने पॉजिटिव का लगाते रहे पीछे, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाना है। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो किसी को कोई मसला नहीं होगा। इसका जो है वो हमारे पास जो बनेगा, हमारे पास एलसीएम जो बन रहा है, आप इसको करें टू, पहले टू पे करें, इसी तरह आप फिर उसके बाद आपके आ जाएगा थ्री पे। तो थ्री पे करें, क्योंकि ये 15 है ना, तो 15 टू पे तो कटता नहीं है, तो ये जब वो जाएगा उसके ऊपर, थ्री के ऊपर, थ्री के टेबल पे ना, ये आपका डिक्रीज होगा थ्री के टेबल पे जाके। तो इसी तरह आपने एलसीएम आपने खुद निकालना है अब, ठीक है। तो वो आपका आ जाएगा 60। अच्छा, आपका टोटल एलसीएम आपका आ जाएगा 60। अब हमारे पास जो है, जो कैसे कहते हैं, ये हमारे पास ऊपर क्या था, वन, और यहाँ पे भी क्या था, वन। 15 को आप देखें, वही बात, ये अब पहले वाली फ्रैक्शन में आप डिनोमिनेटर को उठाएं, डिनोमिनेटर क्या था, 15, 15 को किसके साथ आप मल्टीप्लाई करें तो आपका जो है वो 60 बनेगा। तो वही आपने जो है वो 4 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 60 आ जाएगा। मतलब आपका जो एलसीएम आया था ना, वो इस 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है उसी के नोमिनेटर के साथ, इस 4 को, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4 वन जा 4, दरम्यान में नेगेटिव का साइन है। पहले होता था यहाँ पे पॉजिटिव साइन था, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव लिखते आ रहे थे, अब नेगेटिव का साइन है, जस्ट आपने यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव, तरीका आपका सेम है। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन जो होगी ना बेटा, जब फ्रैक्शन फॉर्म होती है ना, उनके दरम्यान में जब मल्टीप्लिकेशन होती है ना, ये अब फ्रैक्शन फॉर्म है, ये फ्रैक्शन फॉर्म है, इनके दरम्यान में अब ज़रब का साइन आ गया ना, तो इनको हल करने का तरीका ये होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, नोमिनेटर होता है वो नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर जाता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर जाता है। इन फ्रैक्शन फॉर्म को, जो जिनके दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन, ये दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है, तीन चार कितनी भी हो सकती हैं, तो आपने क्या करना है, जितने उसके नोमिनेटर्स होंगे उन सबको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, और जितने डिनोमिनेटर्स होंगे उन सबको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह आपने क्या कर देना है, जो नोमिनेटर्स आएंगे उनका ऊपर रिजल्ट, जो डिनोमिनेटर आएंगे वही डिनोमिनेटर की जगह, और फिर आपने उनको जो है वो कैंसिल कर देना है। कोशिश करें पहले छोटे टेबल से करें, जब आप इतने एक्सपर्ट हो जाएं कि आप किसी बड़े टेबल से आप जो है वो इस तरह कैंसिल कर सकते हैं, तो फिर आप जो है वो बड़े टेबल को चूज करें। पहले कोशिश करें कि आप छोटे टेबल को चूज किया करें, टू वाले को, टू पे कटता है तो वेल, नहीं तो थ्री पे, ताकि आपके कहीं पे जो है वो गलती ना हो, क्योंकि उसने ना वहाँ पे आपका ये मेथड नहीं देखना होता, उसने आपका जो है एग्जैक्ट आपका आंसर देखना होता, स्टेटमेंट देता है एग्जैक्ट आपका आंसर उससे चाहिए बस। तो आंसर आपने जो है वो उसके लिए आपने जो है वो गलती नहीं करनी, ठीक है। तो आंसर आपका जो है वो करेक्ट होना चाहिए, इसलिए मैं कह रही हूँ कि पहले कोशिश करें बेटा छोटे टेबल से आप जो है ना वो स्टार्ट करें, छोटे टेबल के बाद आप जो है वो दूसरी साइड पे हैं। बेटा अगर तो इन क्वेश्चंस के रिलेटेड अभी कोई क्वेश्चन है तो अभी मुझे बताएं, इधर ही ना आप बोल दें, ठीक है। अगर इससे कोई हट के है तैयारी के हवाले से या बाकी लेक्चर्स के हवाले से, तो वो मैं आपको लास्ट पे जो है वो आंसर करूंगी, ठीक है। क्योंकि अभी ये वाले क्वेश्चन कर लेना, तो फिर वो दरमियान में ना इस तरह वो डिस्टर्बेंस हो जाती है, ठीक है।
तो आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो फिर मैं कर दूंगी, अगर इससे हट के कोई क्वेश्चन है तो। अच्छा, 60। अब 50 हमारे पास इसके नीचे क्या है, 20 है, तो 20 को देखें किसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो है वो 60 बनेगा। तो 5 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनता है, 50 जो है वो हमारे पास क्या बनता है, 5 सॉरी 3 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनता है, 60 बनता है। तो यहाँ पे आप क्या कर दें, यहाँ पे 3, वो 3 को आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना उसके जो हमारे पास वो होगा नोमिनेटर, उसके साथ आपने क्लास मल्टीप्लाई, कितने सेम बजे पीछे तक है? जी। क्लास एक कितने घंटा बजे क्लास, तक? 1 घंटे तक क्लास होती है। सही है। पहले तो हमारे बच्चों की जो क्लास होती थी ना बेटा, वो तो हमने जो है वो 2-2 घंटे भी किए, 2.5-2.5 घंटे भी किए। तो ये अब ऑलमोस्ट है ना वो 1 घंटे की क्लास होगी। सही है मैम, क्योंकि मेरे फर्स्ट क्लास है ना आज, तो पिछले लेक्चर वगैरह मैंने नहीं लिए, तो पता नहीं है कि अच्छा अच्छा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इस वजह से। अच्छा तो अच्छा, फर्स्ट। ये ना नहीं नहीं, ये जो टॉपिक था ना, आज वाला जो टॉपिक था वो बिल्कुल न्यू है, बाकियों से हट के था। आज टॉपिक मैंने न्यू चूज किया हुआ था, तो इस वजह से बिल्कुल वो बेसिक चीजें भी मैंने इधर ही आपको क्लियर कर दी हैं। मतलब ये टॉपिक आपको इधर ही क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी जो है वो इससे हट के टॉपिक है ना, तो वो फिर उनका थोड़ा सा मेथड भी उसी के हिसाब से होता है, क्योंकि हर क्वेश्चन का अपना वो अलग मेथड है ना टॉपिक का। जी मैम। हाँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ना 1 डे वर्क वाले जो है ना, आज हम ये वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। यहाँ ओके पे मैम। अगर कोई इशू हो आपको, हाँ तो वो बताइएगा। ठीक है, अब ये क्या बन गया, 4 में से 3, 1/60। तो अब आपके पास जो है ए जो काम कर रहा है ना, ए का हमने निकालना था ना, ए कितने दिन के अंदर, एक वही काम जो एक काम जो है वो कितने दिन के अंदर कर रहा है, तो वो कितने दिन के अंदर कर रहा है, 60 डेज के अंदर कर रहा है। ये 60 नीचे हमारे पास डेज पड़े हुए थे ना, तो ये हमारे पास जो है वो 60 डेज के अंदर जो है वो काम कर रहा है। यही आंसर है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर अगर किसी का और कोई क्वेश्चन हो फ्रैक्शन के हवाले से, मल्टीप्लिकेशन एडिशन के हवाले से, तो बेसिक हमने करवा दिया था, फिर भी अगर किसी का यहाँ पे कभी किसी को नहीं समझ आ रही होगी तो वो इधर ही आप क्लियर कर लेना अपना, ताकि आपका ये आपका टॉपिक आज का क्लियर होना चाहिए आपको इधर ही। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स। देखा है बेटा, बातें वही हैं। मतलब इतना काम, एक काम इतने दिन में इतने टाइम में कर रहा है, इतने डेज के अंदर कर रहा है, इतने घंटों के अंदर कर रहा है, बात वही है। सिर्फ थोड़ा सा आगे पीछे वो घुमा रहा है, तरीका सेम है आपका। सिर्फ चीजों को ना आपने सेट करना है कि आपने पहले आपका फोकस होना चाहिए, आपका क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको बता क्या रहा है, आपसे वो पूछ क्या रहा है, 2 चीजें। तीसरी चीज आपकी क्या होनी चाहिए, आपने उस इक्वेशन को आपने सेट करना है। चौथी चीज आपकी क्या होनी चाहिए कि आपने उन इक्वेशंस को आपने क्या करना होता है, फिर सोल्व करना होता है। ये 4 चीजें हैं, हर क्वेश्चन के अंदर यही चीज हो रही थी। पहला आपका फोकस आपके क्वेश्चन के ऊपर होना चाहिए, जब तक क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हो आप कभी भी सोल्व ना करिएगा। हाँ, किसी क्वेश्चन की आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है बिल्कुल, वहां पे आप तुक्का लगा दें, अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा मार्क्स बन रहे हैं, तो वहां पे एक तुक्के से जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप वहां पे तुक्का लगा दें, वो आपको ठीक भी हो सकता है। और अगर बैड लक चल रही हो तो फिर गलत भी हो सकता है। लेकिन आपने सोल्व नहीं करना वहां पे, क्योंकि सोल्व करने में ना मैथ बहुत टाइम लगता है। तो इस वजह से ना कोशिश करें कि एक तो शॉर्टकट वे यूज किया करें, और दूसरा जो है वो आपको जब तक आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती क्वेश्चन की, तब तक आप उसको जो है वो सोल्व करने की जहमत ना करें, वो आपका सिर्फ टाइम ही वेस्ट होगा और कुछ नहीं है। जो आपको समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस वो आप उसे फौरी तौर पे आप कर लें, जो नहीं आ रहे उनको छोड़ दें। आपके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं तो वो एक आध तुक्का आप लगा सकते हैं वहां पे। अच्छा, अब हमारे पास कहता है कि ए जो है वो काम कर रहा है कितने टाइम में, 4 आवर्स के अंदर। बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 3 आवर। बी और सी कितने टाइम में जो है वो काम कर रहे हैं, 3 घंटे। वाइल ए एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 2 आवर्स, बी अलोन टू डू इन। अब सिर्फ बी का उसने पूछा है, ए का उसने बता दिया कि ए काम कर रहा है कितने टाइम में, 4 घंटे के अंदर। बी और सी काम कर रहा है कितने टाइम के अंदर, 3 घंटे के अंदर। बेटा देखें यहाँ पे ना यूनिट सेम हो रहे हैं, अगर ये घंटों के अंदर बात हो रही है तो ये भी घंटे के अंदर बात हो रही है, और उसके अलावा ये भी घंटे के अंदर बात, आवर्स के अंदर बात हो रही है ना, तो बी का भी हमारे पास आवर्स के अंदर आना चाहिए। अगर डे का बोलेगा तो सबका आपका डेज होना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर वो आवर्स कहता है, यहाँ पे डेज कह देता और यहाँ पे भी डेज कह देता, तो आपने कोशिश करनी है या तो उसको डे के अंदर कन्वर्ट कर लें, या फिर उनको आवर्स के अंदर कन्वर्ट कर लें। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा ना ये ख्याल करना है कि आपने यूनिट सेम रखने होते हैं वैल्यूज के। ये हर क्वेश्चन के अंदर, जो पीछे हमने ये लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किए हैं रेशियो प्रोपोर्शन वाले, उनके अंदर भी इन चीजों का खास ख्याल रखना था कि यूनिट हमें सेम रखना होता है अपनी वैल्यूज का। अच्छा, अब ए का काम जो है वो कितने टाइम में है, ए का काम जो है वो कितने टाइम में है, 1/3।
चार। बी का उसके बाद बी और सी का काम कितने टाइम में है, बी प्लस सी टुगेदर है ना, दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। तो इनका काम कितना है, 1/3 आर के अंदर, ठीक है। आर है यूनिट है, तो इसलिए मैंने साथ साथ वो घंटे साथ साथ नहीं लिख रही, ठीक है। आप कोशिश करिएगा अगर यूनिट सेम है तो आपने टाइम बचाना है अपना, ठीक है, बजाय आप इसको यहाँ पे फिर आर्स लिखते फिरें या आर्स लिखते फिरें, तो ये आपका टाइम वेस्ट होगा वहां पे। अच्छा, उसके बाद ए एंड सी टुगेदर कैन डू, ए और सी जो इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं, वो कितना टाइम, वो कितने टाइम में काम कर रहे हैं, 2 घंटे के अंदर, ठीक है, एक काम में। ये मैंने और लिख लिया फिर। अब उसने बी पूछा था, बी आपने फाइंड करना है कि बी एक अकेला जो है वो कितने टाइम के अंदर जो है वो काम करेगा। वही बात आपके पास ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसके अंदर आपने क्या करना है, इन्हीं के अंदर से आपने क्या करना है, इसी वैल्यू को आपने ढूंढ लेना है। तो ये कोई इतना वो मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको जो है ना प्रैक्टिस, आपने जो है ना प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रैक्टिस चाहिए इस काम के लिए। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना ये हो जाएगा। अब आप इसी तरह करें कि उन्हीं जो हमारे पास ये इक्वेशंस थी उनको आप जो है वो पहले देखें कि हमारे पास जो है बी हमने फाइंड करना था, इधर आप देख लें बी प्लस सी है, इधर आप देख लें ए प्लस सी है। तो ये हमारे पास ना, ये हमारे पास ए है और ये हमने बी तो फाइंड करना है, ठीक है। ए की वैल्यू उसने जो है वो एक, ए की में उसने क्या दे दिए, वैल्यू दे दिए। ए की वैल्यू आप देखें किसके अंदर हम पुट करें, बेसिकली ना ये ना इस तरह कर लेते हैं हम, A1/4, ताकि मैं ना थोड़ा सा इसको लेबल हो जाएगा, ठीक है। 1/3 इसी को मैंने थोड़ा इस तरतीब के साथ लिख रही हूँ, कंफ्यूज नहीं हो जाना। और बी हमने क्या करना है, बी हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब ये हमारे पास, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे, इसको इक्वेशन 2, ये इक्वेशन आपकी 3, ठीक है। ये आपने जो है वो फाइंड करना है। अब देखें, अब यहाँ पे आप देखें किस इक्वेशन के अंदर जो है ना वो ए आ रहा है, मतलब ए की अगर आप वैल्यू पुट करें तो दूसरी आप वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो किस इक्वेशन के अंदर हम जो है वो ए की वैल्यू आप हम पुट करें तो हम जो है वो एक और जो है वो वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये कोई बता सकता है कि इन इक्वेशंस में से किसके अंदर हम ये ए वाली वैल्यू में, इन इक्वेशंस के अंदर, ये दो इक्वेशन हमारे पास रिमेनिंग है ना, किसके अंदर मैं पुट करूं तो मैं एक जो और है वैल्यू वो मैं निकाल सकती हूँ। बिल्कुल बच्चों वाली चीज, इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। हाँ, इक्वेशन नंबर 3, अब देखें ना, ए ए हमारे पास गिवन था, तो सी हमारे पास, ए की जगह पे हम ए की वैल्यू पुट करेंगे और सी का हम क्या कर देंगे, सी का हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह फिर जब हमारे पास ए का भी आंसर आ जाएगा, सी का भी आंसर आ जाएगा। सी का आ गया तो सी को आपने जो है वो इक्वेशन 2 के अंदर पुट करना है, तो आपने बी का भी निकाल लेना है। बी उसने पूछा था तो बी आप निकाल सकते हैं। अगर वो इकट्ठा भी कह देता है ना, फर्ज किया कि वो कह दे ए प्लस बी प्लस सी इकट्ठे का निकालें, तो फिर आपने क्या कर लेना है, इसी तरह आपने ए बी सी के आपने निकाल के उन्हीं को आपने क्या कर देना, ऐड कर देना है, और कुछ भी नहीं करना। वही पीछे वाली चीजें जो हमने पहले की थी, पीछे मैंने आपको समझाया। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आपको जो है वो कोई वो नहीं होगा। चले, ए आप जो है वो पुट, अगर हम ए की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास सी का आंसर क्या था, डायरेक्ट मैं लिख दूं ना, चलो लिख देती हूँ, शायद किसी बच्चे का ये भी ना। अब ए की जगह मैं ए की वैल्यू पुट कर रही हूँ, ठीक है, 4 और प्लस सी, और ये किसके इक्वल था, 1/2 के। तो सी का आपने आंसर अगर निकालना है तो सी इधर ही पड़ा रहेगा, ये आपका प्लस या माइनस हो रही है वैल्यूज, तो ये आप इक्वल के क्या कर देंगे, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी। अब ये देखें, ये वही फ्रैक्शन फॉर्म है लेकिन प्लस या माइनस में है ना, इक्वल के जब दूसरी साइड पे जाएगी तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में हो या इधर प्लस हो तो उधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस हो तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। यही आप जो है वो सी का आप आंसर निकाले, 1/2, और 1/4 उधर जाएगा तो -1/4 बन जाएगा, ठीक है। तो सी का हमारे पास जो है ना, छोटे छोटे ये तो बिल्कुल वो बच्चों वाले क्वेश्चन है। तो ये आपने जो है वो सी का आप आंसर निकाले 1/4, आपका आंसर जो है वो सी का आंसर 1/4। इनका आपने वही एलसीएम आपने निकालना है इसका, ठीक है। उसके बाद एलसीएम फैक्टराइज करने के बाद एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम के बाद उसी तरह आपने इक्वेशन को सेट करके आपने 1/4 आपने निकालना है, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी को मसला होगा तो मुझे बता दें, मैं इधर आपको ये सॉल्व करवा दूंगी। ये ना हो के बाद में फिर आप वो कहें कि अब ये हमसे तो रिजल्ट ही नहीं निकल रहा। बिल्कुल बच्चों वाला सेम पीछे वाला मेथड है जो पीछे हमने किया था।
अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव का साइन था ना, तो यहाँ पे अब वही नेगेटिव का साइन है और फैक्टराइजेशन है, दो जो है वो फ्रैक्शन के दरम्यान में नेगेटिव का साइन, तो ये इजीली सोल्व हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास सी का भी। अब हमें सी की वैल्यू को पुट करें किसके अंदर, कि हम कोई और वैल्यू निकाल सकते हैं, सी की इधर भी पुट कर सकते हैं, लेकिन इधर फायदा नहीं, क्योंकि ए की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी निकली हुई है, तो हमें फायदा नहीं है कि हम सी की यहाँ पे पुट करें, तो फिर वो इसका जो है वो क्या फायदा सोल्व करने का। फिर अब क्या करें, जहां पे हमारे पास कोई अननोन वैल्यू पड़ी हो ना जो हमने निकालनी होगी, वहां पे हमने इसको जो है सी की वैल्यू को पुट करना है। सी की वैल्यू को फिर उठाएं, तो आप अगर इस इक्वेशन 2 के अंदर पुट करें तो आपके पास बी का रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह आपने क्या करना है, वैल्यू सी वाली आपने जो है वो पुट करें इक्वेशन 2 के अंदर, ठीक है। तो आपके पास किसका आंसर आ जाएगा, आपके पास आंसर आना चाहिए बी का। ये आप खुद कर लेंगे। अगर किसी का कोई मसला है कि हमें जो है वो सोल्व करने में कोई मसला होगा, तो फिर आप मुझे बता दें, मैं इधर ही सोल्व कर दूंगी, ठीक है। अदरवाइज जो है ना वो मैं ये अब डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। 1/12 आपके पास आंसर आ गया। अच्छा, ये आपके पास आ गया, ये तो आ गया बी का, बी जो उसने पूछा हुआ था, ठीक है। तो ये आपके कितना आ गया, ये 12, उसको जो है वो घंटे लगते हैं। बी अगर एक काम करता है ना तो उसको 12 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो ये आवर्स के अंदर हमारे पास हो सकता है कि वहाँ पे ना यूनिट आपको दे दे डेज के अंदर या फिर आवर्स के अंदर, तो ये थोड़ा सा ना आप ख्याल रखना कि अगर यहाँ पे आवर्स की बात हो रही है क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पे भी आपका आवर्स के अंदर ही आना चाहिए। डेज की बात हो रही है तो इधर भी आपके क्या होना चाहिए, आपका यूनिट साथ में डेज होना चाहिए। तो ये हो सकता है कि वो आपको थोड़ा सा इसमें जो है वो कंफ्यूज कर दे। ये आपका आंसर है। अगर आपको a+b+c कहता है तो उसी तरह आपने जो है वो a की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी निकल आई थी, c की आपने निकाले, b की आपने निकाली। इसी तरह इकट्ठा आप a+b+c लिखें और दोनों तीनों की वैल्यूज को क्या कर दें, आपने इकट्ठा कर देना है। वही फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएंगी, दरम्यान में प्लस का साइन होगा। तो उसी तरह आपने जो है वो फैक्टराइज करना है और इस तरह आपने जो है वो फाइनल आंसर निकाल देना है। यहाँ पे अगर किसी को कोई हो क्वेश्चन तो बताना। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन है, वर्किंग 5 hours, वर्किंग 5 hours a day, ए कैन कंप्लीट इन 8 days, ठीक है। 5 दिन काम करता है, 5 घंटे काम करता है एक दिन में, ठीक है। 5 घंटे काम करता है कौन, ए, और काम को कंप्लीट करता है कितने दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर। स्टेटमेंट को समझे, वर्किंग 5 hours a day, ए कैन कंप्लीट इन 8 days, एंड अब दूसरी बात स्टार्ट होगी, ठीक है। यहाँ तक एक बात उसने कर दी, फिर आगे वो कह रहा है एंड वर्किंग 6 hours a day, मतलब एक दिन में 6 घंटे काम होता है, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days, कि बी जो है वही काम क्या करता है, दिन में 6 घंटे लगा के करता है एक दिन में, तो वो 10 दिन के अंदर जाके कंप्लीट करता है, ठीक है, काम को। दूसरी बात, वर्किंग 8 hours a day, दे कैन जॉइंटली कंप्लीट द वर्क। अब जॉइंटली किसकी बात करें, दोनों की, ए और बी दोनों थे ना, दोनों की बात कर रहा है कि अगर जॉइंटली वो काम करते हैं एक दिन के अंदर 8 घंटे, तो उन्हें कितने दिन लगेंगे, कितना टाइम जो है वो उन्हें लगेगा। बेसिकली पीछे डेज की बात कर रहा है ना, कि इतने घंटे, अगर एक दिन में इतने घंटे काम करता है तो कितने दिन के अंदर जाके वो काम होता है। तो यहाँ पे भी वो उसने डेज लिखा नहीं है, लेकिन वो डेज के अंदर आपसे पूछ रहा है ना, आवर्स उसने दे दिए, डेज के अंदर आपसे पूछ रहा है कि एक दिन के अंदर जो है वो, एक दिन के अंदर 8 घंटे वो काम करता है, तो वो कितने दिन जो है वो ज्वाइंटली जो है वो दोनों मिलके जो है वो कितने दिन लगाएंगे। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन के अंदर अगर आपको प्रॉब्लम हो समझने में, तो मुझे बता दें, दोबारा से मैं क्लियर कर दूंगी आपको स्टेटमेंट। वर्किंग 5 hours था, डे, अ डे, ए कैन कंप्लीट इन 8 hours, मतलब 8 घंटे के अंदर जो है वो एक करा था काम। 8 दिन के अंदर जो है वो काम करता है कि एक दिन में जो है उसने 5 घंटे लगाने हैं, ठीक है। तो इसको पहले तो आप इसको जो है वो सेट कर लें। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो ए, अगर हमारे पास 6 घंटे के अंदर ए जो है वो क्या काम कर रहा है, 5 घंटे काम करता है, और उस काम को जो है ना, ये एक दिन का काम है, एक दिन के काम को कितने दिन लगाता है, मतलब 5 घंटे दिन के करता है, तो कितने दिन में करता है जाके, 8 दिनों के अंदर जाके कंप्लीट करता है। तो 5 को अगर आप डेज के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 को डेज के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास टोटल बन जाएगा ना, कि मतलब कितने कितने घंटे हमारे पास जो है वो काम हो रहा होगा ना, मतलब एक दिन के अंदर कितने घंटे हमारे पास काम होगा। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, यहाँ पे 5 × 8, यहाँ पे हम कर लेते हैं फाइनल, हम इधर लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास कितना बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है 40। 8 को जरब देना 5 के साथ, तो ये 40 बनता है ना, 8×5 = 40।
अच्छा, अब हमारे पास दूसरा क्या था, दूसरा हमारे पास था बी। बी कंप्लीट कर रहा है काम को कितने, एक दिन में 6 घंटे लगाता है, तो कितने दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर। तो क्या कर रहा है, 5 घंटे वो, सॉरी 6 घंटे बी काम कर रहा है, कितने दिन लगाता है, 10 दिन के अंदर कंप्लीट करता है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, टोटल आप मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन गए 60। ठीक है, ए का जो काम है वो 80 दिन के अंदर, और जो बी कर रहा है वो कितने दिन में, 60 दिन के अंदर। टोटल टोटल हमारे पास आ गए। अब यहाँ पे आप इसको सेट कर लें, वही सेम सिंपली, ए प्लस बी हमें चाहिए था, दोनों मिलके जो काम कर रहे हैं वो हमें चाहिए था ना, दोनों मिलके कितना वो काम कर रहे हैं, कि अगर वो एक दिन में 8 घंटे काम करते तो कितने दिन लगाते हैं ना। तो उसी तरह जो हमारे पास रिजल्ट बनेगा, उसके बाद आपने जो है वो एक जो है वो देखना कि कितना जो है वो उसके ऊपर आप डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो है वो डेज आपके पास आ जाएंगे। तो पहले आप इसकी तरफ आए कि हमारे पास अब फाइनल हमारे पास जो रिजल्ट बन रहा है, ए जो काम कर रहा है वो कितने दिन के अंदर काम कर रहा है, जो टोटल उसका काम है वो कितने दिन के अंदर काम करता है, वो 1/40। ठीक है, और जो बी करता है, बी का कितने दिन में बन रहा है, 1/60। ठीक है, अब हमारे पास टूगेदर उसने कहा था, ए प्लस बी कहा था उसने, तो हमारे पास ए प्लस बी क्या होगा, कितना होगा, वो हमारे पास जो है वो कितना लगेगा, ए 140 प्लस 160। ये मैंने जस्ट इसकी वैल्यूज को पुट किया ना, ये वाली वैल्यूज जो मैंने लिखी थी, यही वाली वैल्यूज को मैंने यहाँ पे जस्ट पुट किया। ठीक है, अब आप इसको जो है वो सॉल्व करें, तो ये आपके पास जो है वो कितना बन रहा है आपके पास, 1 और 60। सेम उसी तरह बेटा आपने एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेंगे और दरम्यान में क्या है, प्लस का साइन है आपका। ठीक है, ब्लर हो रही है बेटा, मेरी तरफ तो ये क्लियर है, अगर किसी और की तरफ भी इशू है तो बताएं। मेरी तरफ तो स्क्रीन इधर क्लियर है, मैं साथ साथ ना देख भी रही हूँ। किसी और की तरफ है, हो सकता है आपकी तरफ नेटवर्क इशू ना हो, या किसी और का भी बच्चे का है। क्लियर है बेटा, क्लियर है, आपकी तरफ नेटवर्क इशू होगा इस वजह से आपको ब्लर नजर आ रहा है। चले, अब हमारे पास जो है, अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारे पास आता है 120। ये आप इसको एलसीएम निकालेंगे ना, सेम उसी तरह जो जैसे हमने पीछे किया था ना, फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज के बाद आपका जो एलसीएम बनेगा ना, 120 बनेगा। ठीक है, अब उसी तरह आपने जो है वो 40 को आप जो है वो किसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो है वो 120 बनेगा। इसी तरह फिर जो वो नंबर होगा उसको आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दरम्यान में प्लस का साइन, फिर इसी तरह फिर 60 को देखेंगे किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 120 बनता है। फिर उस नंबर को जो है वो आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, सेम वही पीछे वाला काम जो हमने पीछे किया था। तो ये मैंने बेसिक ना चीजें बिल्कुल मैंने पहले करवा दी थी, कि ताकि ना यहाँ पे अब बिल्कुल कुछ न्यू बच्चे हैं, तो इसलिए फिर मैं चीजों को ना थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ, ताकि मुश्किल ना हो बच्चों को। 3+2 हमारे पास आएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो 3+2, 5/120। इसको आप जो है वो, ये टू गैदर में उसने हमसे पूछा था ना, तो टू गैदर में आपके पास जो है वो आंसर आएगा 1/20। मतलब 20 पे ये जो है वो हमारे पास 24 पे, सॉरी जी, ये जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होगा। अब हमारे पास क्या है, दोनों को जो काम करने में जो टाइम लगा है ना, वो कितना लगा है, वो 20 डेज जो है वो हमारे पास, सॉरी 20 जो है वो हमारे पास आवर्स लगे। ये हम अब आ रहे थे आवर्स के अंदर, देखें बेटा, जब मैंने 5 आवर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया था ना, 5 आवर्स को मैंने किया था डेज के साथ मल्टीप्लाई, जब मैंने डेज के साथ मल्टीप्लाई किया था ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये आवर्स के अंदर कन्वर्ट हो गया था। ये हमारे पास क्या बन गए थे, ये आवर्स हमारे पास बन गए थे, ये भी हमारे पास क्या बन गए थे, आवर्स, घंटे बन गए थे। ठीक है, हमें चाहिए था डे के अंदर, क्योंकि 8 आवर तो उसने खुद दिए थे, हमें चाहिए था डेज। अब हमने इसको क्या करना है, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है डेज के अंदर। अब ये हमारे पास आर के अंदर आया कि इतने घंटे जो है वो जो है वो अगर मिल के काम करे ना, तो इतने घंटे वो काम करेंगे। कितने दिन काम करेंगे ये हमें नहीं पता, कि कितने दिन जो है वो काम करेंगे। ठीक है, वो हमने अब निकाल लेना है। अब ये 24 हमारे पास क्या है, आवर्स हैं। आवर्स को आप क्या करें, आपके पास जो है आर, ये अब आपके पास जो आपके पास ये रिजल्ट था आवर्स, इसको आप जो है इसके ऊपर आप डिवाइड करें, 24 को आप 8 के ऊपर आप डिवाइड करें, तो फिर आपके पास ये जो आपके पास फाइनल रिजल्ट बन रहा है, ये आपके पास बन जाएगा 3। तो ये हमारे पास अब डेज के अंदर कन्वर्ट हो गए। ठीक है, जो जो उन्होंने मिलकर काम किया, और ये जो ऑलरेडी उन्होंने जो है वो आवर्स दिए हुए थे, उसके अगर आप ऊपर डिवाइड करें तो आपको जो है वो 3 डेज आपके लगेंगे। ठीक है, इसको आप कैंसिल करें तो ये आपके पास 3 दिन लगते हैं, किसको, ए प्लस बी को इकट्ठे काम करते हुए। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। हमारे अभी 2-3 क्वेश्चन और पड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से 3, हाँ ऑलमोस्ट 3 है। तो वो थोड़े से ना कॉम्प्लिकेटेड है थोड़े से, उसमें मतलब थोड़ा सा ना वो समझाने वाला है ज्यादा। अच्छा, अब यहाँ पे आए, ए
जो है वो ए इज 4 टाइम एज फास्ट एज बी। ए क्या है, 4 गुना जो है वो ज्यादा फास्ट है किससे, बी से। एंड देयर फोर इज एबल टू फिनिश द वर्क इन 45 days लेस देन बी। ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। देखें, जो जो फोर है जो ए है ना, वो क्या करता है, वो कहता है कि वो 4 टाइम क्या है, फास्ट है किससे, बी से। और फिर वो कहता है कि देयर फोर वो एबल होता है, मतलब अपना काम कंप्लीट करने के में कितने दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर। कि मतलब बी से 4 गुना ज्यादा तेज है कौन, ए है। फिर जाके उसको जो है वो 4 गुना अगर इससे ज्यादा है तो फिर इसको कितने दिन लग रहे हैं, ए को 45 दिन लग रहे हैं, ठीक है, अपना जो है वो कोई टास्क करने के अंदर। लेस देन बी से, मतलब बी से मतलब इतना जो है ना वो कम टाइम जो है वो लग रहा है उसको, किसको, ए को। फिर वो कहता है कि ए और बी मिलके अगर काम करें तो वो कितने टाइम के अंदर जो है वो काम करेंगे, ठीक है। अब आप इसको पहले सेट कर लें। अब देखिए बेटा, ए का तो उसने बता दिया कि वो 4 टाइम है, फास्ट है, किससे, बी से। बी का तो उसने हमें कहीं नहीं बताया ना कि बी का एग्जैक्ट क्या है। तो मैंने आपको ना पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे ना, उसके अंदर मैंने आपको ये कहा था, जो हमारे पास एज प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन थे ना, स्पेशली उनके अंदर ये चीजें ज्यादा यूज हुई थी, ठीक है। उस टॉपिक के अंदर ज्यादा चीज यूज हुई थी। अच्छा, जो चीज हमारे पास गिवन नहीं होती ना बेटा, उसको हम क्या करते होते हैं, उसको हमने लेट करना होता है, ठीक है, फर्ज करना होता है। क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट, हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ना गिवन होती, तो उसके लिए हम फर्ज करते होते हैं कि ये हमारे पास हमने लेट किया है। लेट करने के बाद फिर हम कहते हैं कि इसका जो है वो आगे फाइनल रिजल्ट हमारे पास जो है वो उसका आंसर क्या निकलेगा। तो अब यहाँ पे देखें, ए का तो उसने बता दिया कि वो 4 टाइम फास्टर है किससे, बी से। ये नहीं बताया कि बी कितना है, मतलब 2 है, 3 है, 4 है, कितना गुना है कि उसका फिर 4 गुना करें तो वो फास्ट है कौन, ए। ये उसने नहीं बताया कि बी कितना है। जस्ट उसने ये कह दिया कि ए 4 टाइम जो है वो फास्टर है किससे, बी से। बी का हमें एग्जैक्ट नहीं बताया कि बी कितना जो है वो, बी कितना है, तो फिर उसका बी का फिर 4 गुना अगर किया जाए तो वो फास्ट बनेगा ए। तो ये जो हमें गिवन नहीं है ना, जो हमारे पास बी एग्जैक्ट उसने दिया नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, उसके लिए हम पहले तो कर लेते हैं कि लेट जो हमारे पास बी है ना, बी कितना है हमारे पास, बी है हमारे पास जो बी जो काम कर रहा है ना वो कितने दिन के अंदर डेज की बात हो रही है ना, वर्क की बात हो रही है ना, कि वर्क कितने टाइम में जो है वो वर्क कर रहा है। तो बी जो है ना, फर्ज किया कि जो बी है ना वो उसका काम जो है वो कितने दिन के अंदर हो रहा है। लेट बी जो वो करेगा, काम करेगा, ठीक है, काम करेगा, तो वो हमारे पास कितना होगा, वो हमने क्या कर दिया, वो फर्ज किया कि वो एक्स डेज है, ठीक है। जो वो काम करता है ना, बी को ये काम करता है तो वो कितने दिन के अंदर करता है, वो एक्स डेज के अंदर करता है। हमें नहीं पता था कि बी जो है वो कितने दिन के अंदर काम करता था, बस उसने ये बताया कि ए जो है ना वो 4 टाइम फास्टर है बी से। तो बी हमारे पास क्या हो गया, फर्ज हमने कर लिया एक्स, ठीक है, इसके डेज हमने एक्स कर लिए। अब ए जो है उसके हमने फर्ज करने हैं हमारे पास 4। 4 टाइम ज्यादा बन रहे हैं किससे, हमारे पास एक्स से। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास बी होगा, क्योंकि अब हमने जो है वो डेज के अंदर जाना है ना, तो ये हमारे पास अगर इसकी डेज की बात कर रहे हैं ना हम, तो ये हम इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ ना कि मेरे पास मतलब एक दिन के अंदर जो है ना वो कितना जो है वो काम कर रहा है ना, एक्स काम कर रहा है एक दिन के अंदर, ठीक है। तो ये मैं इस तरह बटे की शक्ल में जैसे हम पहले लिखते आ रहे हैं, ये मैं इस तरह इसको बटे की शक्ल में मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको ये चीज ये ना हो कि आपने मतलब मैंने यहाँ पे सिर्फ एक्स क्यों लिखा है। तो ये वही वाला जो है वो बटे की शक्ल में जैसे हम पहले लिखते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, बी का जो काम है ना वो कितना है, x/1 डेज है, ठीक है। अब हमारे पास जो है जो ए का काम है, ए का काम कितना था हमारे पास, ए का काम था 4, फास्टर था किससे, बी से। अगर 4 फास्टर था बी से, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ए का काम होगा वो कितना होगा, मतलब ए का जो है वो मतलब बी का जो है वो कितना होगा, वो 4 टाइम फास्टर होगा। तो 4 मैंने क्या कर दिया, मैंने ये नीचे 4 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता देना। अच्छा, अब हमारे पास ये ए का आ गया x/1, ए का आ गया, बी का आ गया सॉरी x/1, और ए का हमारे पास सेट हो गया x/4 डेज, ठीक है। डेज के अंदर बात करें तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसके डेज आ गया। दूसरी उसने बात कही थी, उसने कहा देयर फोर, देखें पीछे ए की बात कर रहे हैं बेटा, थोड़ा सा ना क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है आपने। ए इज 4 टाइम, 4 टाइम एज फास्ट एज बी, देन एंड देयर फोर इज, किसकी बात हो रही है, ए की बात कर रहा है, ठीक है, ए की बात हो रही है, बी की नहीं। बी की से उसने ये कहा कि बी से फास्टर है इतना, ठीक है। तो फिर वो कहता है कि इज एबल टू फिनिश द वर्क इन 45 डेज। कौन 45 डेज में,
ए की बात कर रहा है, लेस देन बी, बी से जो है वो कितना लेस देन जो है वो वो फिनिश करता है काम 45 डेज। कौन? ए। ए की बात हो रही है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है आपने, ठीक है। बी से लेस देन है, बी से लेस देन है, तो इसको जो यहाँ तक आपका जो है ना स्टेटमेंट, यहाँ पे आप इसको जो है वो सेट कर ले बेटा, कोशिश किया करें जहां पे ना बात कंप्लीट हो रही होती है ना, वहां तक आप इक्वेशन को पहले सेट कर लिया करें। अगली बात शुरू हुई, अगली इक्वेशन आपने बना ली, जहां तक वो स्टॉप हो रही है, जैसे फर्ज के ये यहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ पे स्टॉप हो रही है, तो अब मुझे इसकी यहाँ तक जो है वो मुझे इक्वेशन बनानी है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने जो है वो इसको पहले लेट कर लिया, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था बी का। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इन वैल्यूज को यहाँ तक मैंने सेट कर लिया, ठीक है। फिर अगली मेरी बात यहाँ से स्टार्ट हुई और मेरी बात यहाँ पे स्टॉप हुई। अब यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन को मैंने पहले सेट कर लेना है, ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास जो लास्ट पे उसने जो पूछा है बताया है वो हमने लास्ट पे देखना है, ठीक है। तब आपके पास जो है देयर फोर इज एबल टू फिनिश, कौन है एबल? ए की बात कर रहा है, ठीक है। इन 45 डेज लेस देन बी, बी से जो है वो लेस देन है, तो बी कितना था? पहले तो बी देखें, बी हमने कितना रखा था, हमने एक्स रखा था। तो एक्स के नीचे बेटा वन नहीं लिखते ना, तो इसीलिए मैंने जो है ना वो इग्नोर किया था पहले वन। तो आप एक्स वन लिखें ना लिखें आपकी अपनी मर्जी है, अपने वो अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वन लिख लें, आपकी मर्जी है ना लिखें, तब भी आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए। नीचे इसके वन पड़ा हुआ था। बी से लेस देन कितना है? 45। बी से बी कितना है? एक्स जो हमने लेट किए, एक्स से कितना है? लेस, लेस का मतलब होता है नेगेटिव का साइन हमने वहां पे यूज करना है। जब ग्रेटर देन की बात हो रही होगी, मोर देन की बात हो रही होगी, इस तरह की होगी, वहां पे आपने क्या करना है, वहां पे आपने प्लस का साइन यूज करना है। जहां पे लेस देन की बात हो रही होगी, तो वहां पे आपने जो है वो डिफरेंशियल की बात हो रही होगी, तो वहां पे आपने नेगेटिव का साइन यूज करना है, ठीक है। ये चीजें जो है वो ये प्लस या माइनस वाली, ये जो ग्रेटर मोर देन आफ्टर 5 ईयर आफ्टर 8 ईयर, ये जो इस तरह वाली चीजें ना, या सारी हमने एज प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस के अंदर ना ये मैंने क्लियर करवाई थी। बकायदा एक पूरा मैंने पेज करवाया था इन्हीं शॉर्ट फार्मूलाज के ऊपर, कि ताकि आगे जो है ना वो क्वेश्चन में आसानी रहे। अच्छा, अब आपके पास बी का लेस देन है, तो बी का लेस देन कितना है? 45। कितना है? 45। कौन है? ए। ए कितना था? 4 टाइम था, 4 टाइम को हमने सेट किया किया था x/4। यहाँ पे आप देखें, इधर भी x है, इक्वेशन आपकी सेट हो गई। यहाँ पे दूसरी उसने बात क्या पूछी थी? ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। ए और बी जो है वो कितने टाइम में जो है वो काम करेंगे अपना फाइनल, ठीक है। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा बिजी, हाँ मैं आती हूँ थोड़ी देर तक। ओके, चले। ए प्लस बी, उसने ये आपसे आपने उसने जो है वो आपसे पूछा है, ठीक है। तो पहले आप क्या कर लें, आपने जो बी का काम सेट किया था ना वो हमने किया था एक्स, ए का जो किया था वो x/4 था, ठीक है। इसी लिहाज से ये जो हमारे पास बेटा अननोन है ना, ये जो हमने वेरिएबल लिए थे ना, आपने इन वेरिएबल्स की आपने वैल्यूज फाइंड करनी है बेसिकली, ठीक है। ये आपने जो है वो फाइंड करनी है, उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पे सेट करनी है। अब यहाँ पे आए, ये हमारे पास एक इक्वेशन जनरेट होगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी? एक इक्वेशन बन गई। अब आपने क्या करना है, एक्स को आपने इधर अगर एक्स पड़ा हुआ तो एक्स वाली वैल्यू आपने सेम जो आपके पास वेरिएबल है ना उनको एक साइड पे कर लें, और बगैर वेरिएबल के जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं उनको एक साइड पे कर लें। किसके एक साइड पे? इक्वल के एक साइड पे, ठीक है। तो जो हमारे पास इधर अगर हमारे पास वेरिएबल पड़ा हुआ है अननोन कोई, ये भी इधर भी वेरिएबल वाली जो है वो हमारे पास एक फ्रैक्शन पड़ी हुई, इधर भी ये भी तो फ्रैक्शन ही थी ना, मैंने वन नहीं लिखा नीचे। तो आप इसको क्या कर दें, इनको इकट्ठा कर लें एक साइड पे, इक्वल के एक साइड पे इनको इकट्ठा कर लें, बाकी जो वैल्यूज हैं उनको उठा के इक्वल के दूसरी साइड पे रख दें। तो यहाँ पे अगर मैं इनको इकट्ठा करूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक्स ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक्स, ये x+4 ये प्लस में है, जब इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव में चला जाएगा, मतलब साइन क्या होगा इसका? नेगेटिव। पॉजिटिव था तो इधर आके क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अब इक्वल, और ये 45 जो था इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है ना, एक्स ना कुछ इस तरह मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये जस्ट एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू बेटे वो होती है जो चेंज नहीं होती, जो एग्जैक्ट रहती है। अब ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये हमारे पास जो एक्स ये वेरिएबल्स है ना, ये चेंज होते रहते हैं, जैसे हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं ना उसी तरह ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो इनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू। इसको दूसरी साइड पे लेके जाएं, इधर ये नेगेटिव के लिए है, इसके साथ नेगेटिव का साइन है ना वैल्यू के साथ, तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी? ये पॉजिटिव हो जाएगी। सेम उसी तरह यहाँ पे नीचे वन था, इनका वही आप एलसीएम ले, एलसीएम लेके आपने इन इक्वेशंस को जो है वो वही उसी तरह पीछे वाले जो क्वेश्चन थे हमारे पास, उसी तरह आपने सेट करना है। आपका ये आ जाएगा 3
3x/4 इज इक्वल टू 45। अब आपके पास यहाँ पे देखें, हमें चाहिए था, हमें जो सिर्फ हमारे पास ये जो वेरिएबल था, हमें तो सिर्फ ये चाहिए। तो हमें ये इजाफी वाली डाटा हमें नहीं चाहिए, ये ऊपर जो 3 मल्टीप्लाई कर रहा है वो, और नीचे जो 4 डिवाइड कर रहा है ना, ये हमें एक्स के साथ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक्स चाहिए। यहाँ पे हमें अननाउन चाहिए, अननाउन हमारे पास सिर्फ जो पड़ा हुआ है ना, जिसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो हमारे पास सिर्फ एक्स है। बाकी की जो वैल्यूज नाउन वैल्यूज हैं उनको उठा के आपने इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाना है, ठीक है। अब ये देखें 3/4, ठीक है, 3/4 है ना। तो जब इक्वल के दूसरी साइड पे ये जाएगा ना, वही वाली बात है कि ये क्या हो जाएगा, ये बटा जाके उधर क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। या आप इस तरह कर लें, या अगर इस तरह नहीं समझ आती तो इधर से आपने 3 को भी कैंसिल करना है, इधर से आपने 4 को भी कैंसिल करना है। तो आप क्या करें, इधर भी मल्टीप्लाई आए 4/3, इसी का उलट आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। यही जो उलट आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे ना, वही आपने इधर मल्टीप्लाई करना। जो काम मैंने कहा इस साइड पे होगा इक्वल के, इक्वल के दूसरी साइड पे भी आपने सेम वही काम करना है, ये मैथ का रूल है। अब ये नहीं है कि आपने इधर काटने के लिए आपने सिर्फ ये इधर ही वैल्यूज लिख दी, इधर कोई जरूरत नहीं, नहीं। जो आपने इसको काटने के लिए, जो आपने इजाफी अपनी तरफ से ये वाली वैल्यूज ली है ना इनको काटने के लिए, वही आपने यहाँ पे सेम वही स्ट्रक्चर आपने पूरे का पूरा उठा के आपने यहाँ पे भी लिखना होता है। ये मैथ का रूल होता है। अब देखें, ये ऊपर जो है हमारे पास क्या है, माइनस है, सॉरी 3 है, नीचे हमारे पास 3 है, तो 3 से कैंसिल, 4 से कैंसिल। ये हमारे पास इधर क्या बचा, सिर्फ हमारे पास एक्स बच गया। इधर हमारे पास क्या हो गया, 45 × 4/3। इसको आप जो है वो सॉल्व करें। अच्छा, उसके बाद आपके पास अब यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताना मुझे। ये हमारे पास जो एक्स का रिजल्ट आएगा ना, ये एक्स का हमारे पास रिजल्ट आएगा 1, और ये 15 और 5। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या आ गया, ये 3। तो 15 को अब इसको जो है वो मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास क्या बना है, 4 3 12। और नहीं, बेटा एक मिनट दे, मुझे कोई एक मिनट। सॉरी, रूम में कोई आ गया था तो इसलिए मुझे जो है वो स्टॉप करना पड़ा। अच्छा, अब हमारे पास जो है, आप इसको जो है वो इस पे क्रॉस करें, तो ये आपके पास क्या बन रहा है, वो मेरी तवज्जो उस साइड पे थी तो इसलिए जो है ना। अच्छा, 3 1 3, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 4 4 आपने, सॉरी इस यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 1 1 आपने इस साइड पे लेके ना, क्या बन गया, 15। 15 को जो है आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका 15 बनता है ना। तो ये आप फिर जो है वो आपके पास 15 को मल्टीप्लाई करें, ये आपका कैंसल, ठीक है। और 15 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपका कितना आ गया, 60 आ गया। एक्स आपके पास कितना आ गया, आपका 60 आ गया। अब ये थी आपकी एक्स की वैल्यू। एक्स हमने लेट क्या किया था यहाँ पे, एक्स हमने लेट किया था क्या, बी का जो वर्क था ना, बी का जो वर्क था वो हमने क्या किया था, वो हमने एक्स डेज के अंदर जो है वो लेट किया था। तो ये हमारे पास, इसका मतलब है ये हमारे पास किसका आंसर आ गया है, ये हमारे पास आ गया है बी की वैल्यू, ठीक है। बी की हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई कि बी जो है वो कितने दिन के अंदर काम कर रहा है ना। तो ये बी के डेज आ गए। अब हमें निकालने हैं ए के डेज। तो ए के डेज हमारे पास क्या थे, ए के डेज हमने क्या लेट किए थे, ए के डेज थे x/4। तो आपने क्या करना है, ए के डेज आपके क्या थे, ये थे बी के डेज। अब आपके पास जो ए के डेज थे वो क्या थे, x/4 थे। तो आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू आपने एक्स के अंदर पुट की, /4। ये आपके पास क्या आंसर आ गया, ये आपके पास आ गया 15। और ये आपके पास आ गया ए का जो है वो आपके पास कितने बन गए, ये 15 डेज बन गए। अब आप इसको जो है वो A + B हमने निकालना है। अब इसको 1 डे के अंदर जो है वो हम कन्वर्ट करें। 1 डे के अंदर आप जैसे पहले कन्वर्ट करते हैं कि बी का आप जो अगर 1 डे के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो 1/, जो है वो हमारे पास 60 आ गया। और इसका क्या आ जाएगा, 1/15। A + B हमने निकालना था, A + B। जस्ट आपने यहाँ पे वैल्यूज को आपने पुट करना है, और आप इसका जो है वो आंसर निकाल लें, ठीक है। इसका आंसर आप आ गया 1/12। 1/12, चलो मैं आप आंसर लिख देती हूँ, ठीक है। 1/12, तो ये 12 डेज इन दोनों को जो है वो अगर वो काम करते हैं ना, तो दोनों को जो है वो 1 बाय, सॉरी जो 12 जो अब है ना वो आपके डेज लगेंगे, ठीक है। दोनों के जो टुगेदर आपके काम करेंगे, ये डेज आपके पास आ गए। यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, मैंने ना आपके पीछे क्वेश्चन वो नहीं देख रही हूँ। अगर किसी का कोई अर्जेंट क्वेश्चन हो तो फिर वो मुझे इधर ही वो बता दिया करें। एक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते क्या, एक मिनट, हम 4 को एक्स के साथ
कहाँ पे बोला? कहाँ पे बेटा? यहाँ पे इसी क्वेश्चन में कह रहे थे, ये जिसने लिखा हुआ है कि हम 4 को एक्स के मैम साथ मल्टीप्लाई। स्टार्टिंग में जहाँ पे हमने एक्स बाय 4 लिखा है, ए की हाँ वैल्यू, हाँ। हाँ हाँ। वो जो एक्स बाई फास्टर 4। हो तो हम मल्टीप्लाई नहीं करते, 4 गुना है ना वो। फास्टर हो तो हम मल्टीप्लाई करते होते हैं यही बेटा। मुझे कंफ्यूजन आ रही देखिए थी ना, देखिए पूछ रही हूँ। देखिए देखिए जी जी। देखिए, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। देखिए 4 टाइम एज फास्टर बी है, ठीक है। जब हमने 1 डे वर्क वाले क्वेश्चन की हम बात करें ना, ये आप बात करी हैं जो हमने बाकी क्वेश्चंस के अंदर, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 1 डे वर्क वालों की, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यही यही बात जो मैंने ये स्टार्ट के अंदर ये बता दी थी आपको ना, इसलिए मैंने जो है वो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसलिए इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आए। ये 1 डे वर्क वाले हैं ना, ये इतना काम जो इतने डेज के अंदर हो रहा है, इसलिए जो है वो इसको इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म, हम स्टार्ट से यही क्वेश्चन करते आ रहे हैं ना, एक ही मेथड तो हमने एक ही रखा हुआ है। वहां पे हमारा 1 होता था, अब हमारे पास जो है वो, हमें नहीं पता था कि इतना था काम, तो वो हमारे पास कितना आ गया, वो हमने जो है वो वहां पे हमने जस्ट एक्स लिख दिया। पहले हम 1 लिखते थे, अब हमने वहां पे एक्स लिख दिया। 4 डेज के अंदर था, तो 4 हमने जो है वो नीचे डेज हम हमेशा नीचे लिखते आ रहे हैं, तो वो हमारे पास ये हो गया। यहाँ पे अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो, बाकी जो है अगर कैलकुलेशन तो मेरे ख्याल से बिल्कुल इजी है। मेन आपका टारगेट होता है आपको ये क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होना। फिर भी अगर किसी का क्वेश्चन है तो बताना, अदरवाइज फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अच्छा, आगे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ए टेक 6 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी। A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work. If both A and B together can finish it in 4 days, find the time taken by B to finish the work. देखें, ए जो है ना उसको कितना, वो कितना टाइम लेता है, 6 डेज जो है वो लेस देन द टाइम टेकन बाय द बी, मतलब बी के टाइम से जो ए है वो 6 जो है वो डेज जो है ना वो लेस टाइम जो है वो लगाता है अपने काम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन को समझ रहे हैं आप? ए टेक 6 डेज लेस देन द टाइम टेकन बाय द बी। बी से जो है वो 6 डेज लेस लगाता है कौन? ए, अपना काम कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, उसके बाद फिर इफ बोथ ए और बी टुगेदर फिनिश इट इन 4 डेज, ठीक है। ए और बी अगर मिलके काम करते हैं तो वो 4 डेज के अंदर कंप्लीट करते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। बी को जितना टाइम लगेगा वो आपने जो है वो फाइंड करना है। सेम वही वाले क्वेश्चन जैसे पीछे थे, मैं आपको जस्ट एक वो क्या उसे कहते हैं स्टेटमेंट वो बना के दे देती हूँ। बल्कि स्टेटमेंट नहीं, हो सकता है कि इसमें जो है मुझे ये पूरा भी ना करवाना पड़ जाए, है तो ये बिल्कुल ईजी है। अगर किसी को वो क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी ना हमारे पास, उसको अगर वो सेट करना आता है तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन। अच्छा, पहला देखें कि आपके पास जो है, देखें अब बेटा पीछे वाले क्वेश्चन की तरह सेम वो बात कर रहा है कि जो ए है ना वो 6 दिन जो है ना वो कम टाइम लगाता है एक काम करने में, किसकी निस्बत? बी की निस्बत। इसका मतलब बी का, उसके उसने हमें एग्जैक्ट नहीं दिया कि बी कि कितना, बी ने कितना टाइम लगाया था ना, बी का तो उसने एग्जैक्ट यहाँ पे किसी कहीं पे भी नहीं दिया कि बी का कितना था, और फिर बी का लेस देन 6 जो है ना वो किसका है? वो ए का है, मतलब ए डेज जो है ना 6 लेस देन लगा रहा है ए। तो ए, बी का उसने हमें फाइनल नहीं बताया। बी का उसने अगर हमें फाइनल नहीं बताया, जो हमें नहीं पता होता जिसका, जस्ट वो ऐसे हिंट के तौर पे अगर हमें देता तो उसको हम क्या करते थे? उसको हम लेट करते थे। तो बी हम सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह लेट हम कर लेंगे कि जो बी के हमारे पास जो डेज बनेंगे ना वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे एक्स। कितने हो जाएंगे? बी जो हमारे पास जो लेगा टाइम काम कंप्लीट करने का, वो कितने डेज लगाएगा? वो 6 डेज लगाएगा, सॉरी एक्स डेज लगाएगा, ठीक है। और जो बी लगाएगा, फिर अब जो ए लगा रहा है, ए कितना लगा रहा है? ए जो है वो बी का 6 डेज लेस लगा रहा है, ठीक है। बी का 6 डेज लेस लगा रहा है कौन? ए। इसका मतलब ये है कि एक्स का ये अब डेज थे, ठीक है। कितना डेज? पीछे हमने वर्क किया था, इसको हमने वर्क रखा था ना, काम रखा था। अब हमारे पास यहाँ पे आ गए ये डेज। अब डेज जो है, बी के कितने डेज हैं एक्स, क्योंकि उसने यहाँ पे बेटा फाइनल हमें नहीं बताया था कि बी के कितने दिन है ना, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ उसने ये बताया कि ए के 6 दिन जो है ना वो कम है किससे? बी से। तो बी के क्या है? फर्ज कर लिया हमने एक्स है। तो जो ए होगा, ए के कितने होंगे? ए के हमारे पास होंगे बी का बी से हम जो है वो 6 दिन कम रखेंगे, तो एक्स -6 बन जाएगा ए का, बी बन जाएगा, एक्स बन जाएगा बी का,
और x-6 बन जाएगा किसका, a का। यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता देना, वरना मैं इसको फिर क्लियर करवा दूंगी। ठीक है, इसको लगते हैं डेज, मतलब जो b के है ना, b में से लेस देन आपने करना है 6 डेज। ठीक है, तो वो आपके क्या बनेंगे, वो a के आपके डेज बनेंगे। यहाँ तक अच्छा, उसके बाद फिर उसने अगला क्वेश्चन कहा था, ये यहाँ तक हमारा जो है वो क्वेश्चन हो गया। इफ बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश इन 40 डेज, तो ए और बी दोनों मिलके जो काम कर रहे हैं, ए प्लस बी जो मिलके काम कर रहे हैं, वो कितने दिन के अंदर काम कर रहे हैं, 1/4 डेज के अंदर। डेज की बात हो रही है तो साफ सारे डेज साथ साथ वो हम जो है यूनिट सेम है। फाइंड द टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क, तो बी को कितना टाइम लगता है, तो बी का जितना टाइम लगेगा वो हमने फाइंड करना है। सेम वही वाला पीछे वाला क्वेश्चन, आप देखें वही, ए आपके पास आ गया है, ए का आपके पास उसने सोल्यूशन दिया है, ठीक है, बी का आपने जो है वो निकालना है। आप क्या कर दें, आप इन इक्वेशन को जो है वो इसके अंदर जो है वो पुट करें, जो आपने लेट किया था ना बी, वो आप इसके अंदर जो है वो पहले पुट करें। फाइंड द टाइम, कितना जो है वक्त लग रहा है ना बी को, तो वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये तो हमने जो है वो इसके डेज फिक्स किए थे ना, कि इतने डेज थे, लेट किए थे हमने बी के डेज। अब हमने फाइनल इसका रिजल्ट निकालना है कि बी का जो है वो फाइनल रिजल्ट कितना क्या निकलता है। तो हमारे पास ए प्लस बी वाली हमारे पास एक इक्वेशन थी, जनरेट हो गई थी। अब आप क्या करें, इसके अंदर आप ए की वैल्यू पुट करें। ए की वैल्यू आपके पास क्या थी, ए की वैल्यू थी आपके पास, इनको जब हम डेज के अंदर, 1 डे के अंदर जब हम कन्वर्ट करते हैं ना, 1 डेज के अंदर जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास ए का क्या आ जाएगा, ए प्लस बी को मैं मैं यूज कर रही हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पे यूज इक्वेशन 1 कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करें, ए की वैल्यू अगर पुट करें तो चले, एक अगर हम जो है वो अगर डेज के अंदर कन्वर्ट करें, तो ये हम क्या करेंगे, 1/x-6। 1/x-6 में डायरेक्ट इसको उसके अंदर कन्वर्ट कर रही हूँ, डेज के अंदर कन्वर्ट कर रही हूँ ना, वर्क डेज के अंदर कन्वर्ट कर रही हूँ। प्लस प्लस बी का क्या था, हमने बी का हमने लेट क्या किया था, बी का हमने लेट किया था एक्स, तो एक्स आपके पास क्या था, 1/x। जब हम इसको वर्क डेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। इक्वल किसके है, दोनों मिलके जो काम कर रहे थे, मिलके काम कर रहे थे, तो कितने टाइम में काम कर रहे थे, 1/4 के अंदर। तो 1/4 में हम कन्वर्ट करते, अब सेम वही वाला क्वेश्चन। अब ये वेरिएबल वाली वैल्यूज एक साइड पे आ गई हैं, बगैर वेरिएबल वाली वैल्यू एक साइड पे चली गई हैं। इनको आपने जो है वो उसी तरह सेम आपने एलसीएम बनाना है। इसका अब एलसीएम देखें, इसके अंदर ना वेरिएबल है, तो इसका ऐसे एलसीएम नहीं बनता कि हम इसको जो है वो किसी टेबल पे काट सके, क्योंकि इसके अंदर ये वेरिएबल पड़े, हमें नहीं पता वेरिएबल की वैल्यू क्या है। उसके लिए आप क्या करते हैं, जब आप इनका जो एलसीएम बनाते हैं, तो एलसीएम आपके पास बन जाता है x-6। ये वाला x-6 मल्टीप्लाई करते हैं आप किसके साथ, इसके साथ, ये वेरिएबल्स हैं इसलिए मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास एज इट इज आपका जो है वो आपका एलसीएम बन जाएगा। ये थोड़ा इधर करके बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी हो जाए। ठीक है, यहाँ पे सेम, अब वही, अब इसके नीचे देखिए बेटा, इसके नीचे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, एक्स माइनस, इस जो फ्रैक्शन फॉर्म में इसके नीचे क्या पड़ा हुआ है, x-6 पड़ा हुआ है, x-6 पड़ा हुआ है। कौन सा नहीं पड़ा हुआ, ये वाला नहीं पड़ा हुआ, तो इसको आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना 1 के साथ। तो x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो x, दरम्यान में प्लस का साइन है। अब देखें, इस फ्रैक्शन फॉर्म के डिनोमिनेटर में क्या है, x है, x इधर एलसीएम के अंदर पड़ा हुआ है, क्या नहीं पड़ा हुआ, ये वाला नहीं पड़ा हुआ। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसके नोमिनेटर के साथ। सेम वही पीछे वाला काम, बस यहाँ पे वहां पे पहले वैल्यूज थी, अब यहाँ पे एक वेरिएबल्स की शक्ल में वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, तो वहां पे एग्जैक्ट डिजिट थे, यहाँ पे जो है वो साथ में वेरिएबल आ गए। तो x-6 है, x-6 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये x-6 ये ब्रैकेट में लिख लें या ऐसे लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट बाद में आपको ओपन करनी है, क्योंकि यहाँ पे दरम्यान में प्लस का साइन है। लेकिन जो बेस्ट वे है ना, वो आप इसी तरह रखा करें। हो सकता है कि यहाँ पे नेगेटिव का साइन होता है ना, तो फिर नेगेटिव जब आप ब्रैकेट खोलते हैं ना, तो नेगेटिव फिर आपका अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर जाता है। ठीक है, ये तो प्लस था ना, तो प्लस पे कोई अंदर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव का साइन होता, तो नेगेटिव आपका जो है वो अंदर जाके, जब हम ब्रैकेट को हटाते हैं, तो नेगेटिव हमारे पास अंदर जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो है ये हो गया हमारे पास x+x-6, और नीचे हमारे पास क्या है, x-6 और x, और इक्वल किसके है ये, 1/4 के। ये वाला इक्वल हमारे पास क्या है, 1/4 के। ये हमारे पास x है, ये भी x है, क्या हमारे पास ये दोनों x पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव हैं, तो आप क्या लिखेंगे, 2x माइनस ये वाला 6x बटा x-6, और साथ में ये वाला x इक्वल 1/4। देखिए बेटा, मैंने जब ये पीछे वाले रेशियो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस करवाए थे ना मैंने,
तब भी मैंने आपको इसी तरह की हमारी ना शक्ल बनी थी, इधर भी एक फ्रैक्शन फॉर्म थी, इधर भी एक फ्रैक्शन फॉर्म थी, तो दरम्यान में जो है वो इक्वल का साइन था। जिन बच्चों ने पहले क्वेश्चन किए ना, ये उनके लिए उनके लिए मुश्किल नहीं, उनको समझ आ गई होगी। तो ये आप क्या कर दें, अब बजाय आप इसको पहले उठा के इधर लेके जाएं फिर इनको उठा के इधर लेके आए, तो बेहतर ये होता है कि अगर इधर फ्रैक्शन फॉर्म है इधर भी फ्रैक्शन फॉर्म है, इसके अलावा मतलब और कोई फ्रैक्शन फॉर्म नहीं, एक एक फॉर्म पड़ी, एक इधर फ्रैक्शन फॉर्म है एक ही ये वाली फॉर्म पड़ी हो, तो आप इसको क्या कर दिया करें, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, मतलब इस नोमिनेटर को, नोमिनेटर यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे तो वन है ना, तो वन को आपने इसने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और इधर से आपने क्या कर देना था, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना था, इसके डिनोमिनेटर को इसके नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और दरम्यान में इक्वल आपने फिर एज इट इज ही लिखना होता है, ठीक है। जैसे कि अब ये 4 को अगर मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2x - 6, पूरे ये जो नोमिनेटर पूरा है ना, पूरे के साथ 4 ने मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2x - 6, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, ब्रैकेट में कर दिया कि 4 जो है ना वो अंदर वाली सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दरम्यान में इक्वल का साइन, फिर 1 को आप मल्टीप्लाई करें x - 6, और साथ में मल्टीप्लाई x - 6 और मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई करें तो चलो आप 1 भी लिख लें अपनी मर्जी से, ठीक है, 1 के साथ कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसलिए मैंने लिखना चाह रही थी। यहाँ पे आपने जो है वो इसकी आपकी इक्वेशन आपकी बनेगी, एक क्वाड्रेटिक टाइप इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक टाइप आपकी इक्वेशन वही होती थी ना जिसमें आपके वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती थी ना, वो आपकी 2 होती थी। तो ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले वो किए होंगे ये 8 9 10th क्लास के अंदर ना, ये क्वेश्चन। अच्छा, अब हमारे पास ये होगी इक्वेशन सेट। अब आए आप जो है वो इसको आप मल्टीप्लाई करें, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 8, साथ में क्या है x माइनस, और 6 को आप जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपका बन रहा है 24, और दरम्यान में फिर वही इक्वल का साइन, और x है, x को आप x के साथ मल्टीप्लाई करें, अब अंदर मल्टीप्लाई करें ना, जो हमारे पास ये होती है ना ब्रैकेट होती है, ठीक है, इसके अंदर आप जो बाहर वैल्यू होती है ना जो मल्टीप्लाई कर रही थी, आप देखें इनके और इसके और इसके दरम्यान में ये ज़रब का जस्ट साइन है, लिखा नहीं है मैंने लेकिन मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना, तो ये वाली वैल्यू जो है अंदर सारी वैल्यू के साथ क्या कर जाती है, मल्टीप्लाई कर जाती है। तो एक्स को एक्स के साथ पहले मल्टीप्लाई किया, एक्स क्या आ गया स्केयर, उसी तरह जैसे एक्स को एक्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, मैंने कहा था ए को ए के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, तो फिर पावर जो इनकी बेस सेम रहती है और पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ये भी उसी तरह बेस सेम है, पावर्स क्या है 1 1, तो ये पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड होके 2 बन जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगी, यही वही मैंने जो है वो काम किया, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स का स्केयर आ गया, फिर माइनस, और फिर एक्स को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 6x बन गया। अब x वाली वैल्यू आप एक साइड पे कर लें, एक्स स्केयर वाली वैल्यू को मतलब एक तरतीब दे लें, पहले एक्स स्केयर, क्योंकि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी ना बेटा, वो होती थी a का स्केयर प्लस ए और प्लस हमारे पास कोई सी कोई कांस्टेंट इस तरह वैल्यूज होती थी, ठीक है, बराबर जीरो, चलो ये इस तरह में बराबर जीरो के लिए इस टाइप की इक्वेशन होती थी कि पहले हमारे पास जो हाईएस्ट पावर, फिर उसके बाद फिर कम वाली पावर, फिर उसके बाद जो हमारे पास जो लास्ट पे हमारे पास जो कांस्टेंट होता है, सी मैंने एज अ कांस्टेंट लिखा है, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि a की पावर 2, a की पावर 1, और यहाँ पे a की पावर आप 0, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। ये एक ही इक्वेशन है। किसी किसी भी नंबर डिजिट वेरिएबल की आपके पास जो पावर होती है ना, अगर वो 0 आ जाए तो वो 1 के बराबर होता है, चाहे वो जितने बड़े से बड़ा नंबर हो, बड़े से बड़ा वेरिएबल, वेरिएबल तो खैर बड़ा नहीं होता, वो तो हमने जैसे उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी होती है ना, वो उस हिसाब से हमें पता चलता है। तो अगर वेरिएबल की पावर 0 है तो उसका मतलब है वो भी किसके बराबर है, 1 के। अगर 5 की पावर 0 है तो वो भी 1 के बराबर होता है, ठीक है। किसी चीज की अगर पावर 0 आ जाती है, डिजिट की, वेरिएबल की, अल्फाबेट वगैरह की, तो वो हमारे पास 1 के बराबर होती है। तो ये हमारे पास a की पावर अगर 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है। 1 हमारे पास क्या है, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे अगर x का स्केयर है तो यहाँ पे x, और फिर इसी तरह डिक्रीज डिक्रीज होती जाएगी, हाईएस्ट पावर जो बनती है ना वो आपकी क्या बनती है, वो आपकी 2 बनती है। ये आपको होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, आपकी इक्वेशन होती है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये भी हमारे पास उसी तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही जनरेट होने जा रही है, ठीक है। एक्स का स्क्वायर है, इसी तरह फिर ये एक्स वाली वैल्यूज इनको एक साइड पे कर लें, एक्स का स्क्वायर इधर ही पड़ा रहे, उसी साइड इक्वल के ना उसी साइड पे पड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए ये मैंने पॉजिटिव ही रखा। -6x, ये इक्वल के इसी साइड पे पड़ा हुआ है, -6 मैंने एज इट इज लिखा। अब ये वाली वैल्यूज जो है ना इनको उठा के आपने इस साइड पे लेके आना है, तो ये अगर 8x हम इधर लेके आए, प्लस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, -का 8x,
और ये माइनस का 24 है, और इधर जाएगा इक्वल के, तो ये क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव का 4a बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक इक्वेशन टाइप जनरेट हो रही है। एक्स का स्केयर, अब ये देखें, ये वाली, ये वेरिएबल एक्स है, ये भी वेरिएबल एक्स है, इनके कोफिशिएंट क्या है, इसका 8 कोफिशिएंट है माइनस के अंदर, -8 कोफिशिएंट, और इसका क्या है, -6 कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट मैंने कहा था बेटा आपके ऐड या सब्ट्रैक्ट होते होते हैं, ठीक है। वेरिएबल आपका एज इट इज रहता है, आपके जो कोफिशिएंट होते हैं वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, वो दरम्यान में जो आपका जो होता है वो, दरम्यान में जो साइन होते हैं ना आपके ऑपरेटर्स होते हैं, ये माइनस या प्लस वाले, तो उसके हिसाब से आपकी जो वैल्यूज होती हैं, जो कोफिशिएंट हो रहे होते हैं, वो आपके ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, माइनस, और ये हमारे पास क्या हो गया, 6 और 8 हमारे पास क्या बन गया, 14। तो ये हमारे पास आ गया 14x। ठीक है, फिर दरम्यान में हमारे पास ये प्लस, ये सेम था ना, तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, इनको ऐड कर दिया, +24। ये अब हमारे पास आ गया, ये हमारे पास अब जो इक्वेशन जनरेट हुई, ये हमारे पास होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको बेटा सोल्व करने के ना दो मेथड है, एक तो या तो इसको जो हमारे पास, हम इसको जो है वो जैसे फैक्टराइज करते थे, तो उस तरह आप बना लें, या फिर इस तरह नहीं कर सकते तो फिर आप इसको जो है ना वो कर दें, क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट कर दें। तो क्वाड्रेटिक आपके पास फार्मूला होता था -b प्लस माइनस बी का स्केयर -4ac, ये ऊपर स्केयर रूट होता था ओवर 2a। ठीक है, तो ये आपके पास जो पहली वैल्यू होती थी ना, ये वाला होता था, ये जो कोफिशिएंट होता था, ये कोफिशिएंट आपका a कहलाता था। इसका कोफिशिएंट जो x वाली वैल्यू का जो कोफिशिएंट होता था वो आपके पास b होता था, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती थी वो आपके पास c जो होती थी। फिर इस तरह इन इक्वेशंस को हमने क्या कर देना था, ये जो मैंने अब हाईलाइट कर देना कि इसको, ये b के बराबर है, ये a के बराबर है, ये c के बराबर है, इनको उठा के हम इस फार्मूले के अंदर पुट करते थे, और हम इस तरह जो है वो सोल्यूशन निकालते थे। ठीक है, एक तो मेथड ये है कि आप इस फार्मूले के अंदर आप पुट करके आप सोल्व कर लें। पहली बात, अगर आपको लगता है कि ये फार्मूला आपको नहीं आता, या आपको कहीं कॉम्प्लिकेशन होगी जब आप ये स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे उसके अंदर, क्योंकि ये थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा लेंथी बन जाता है, तो फिर आप, बेहतर है कि आप इसको जो है वो हम जो है वो जैसे जिस तरह हम इसकी जो है वो फैक्टराइज करते थे तोड़ के इसको, उस तरह हम जो एक फैक्टर बनाते थे अलग अलग, तो वो उस तरह आप जो है वो इसको जो है वो इसकी तज्जी कर लें, जैसे हम तज्जियां पहले करते होते थे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास उस तरह इक्वेशन अगर हम करें तो वो हम इस तरह बनाएंगे, वो हम कैसे बनाते हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर किसी को अगर आता है, यहाँ पे बच्चों को बैठे हुए, तो फिर हम नहीं करते, फिर मैं डायरेक्ट इसका आंसर दे देती हूँ, अगर नहीं है तो फिर हम कर लेते हैं। तो आपने क्या करना होता है, एक्स, अब देखें ये कोफिशिएंट 1 है, 1 को आपने 24 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 को 24 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन रहा है, 24। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस नंबर को आपने ऐसे मल्टीप्लाई करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करें तो आप, सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो आपका 14 बनना चाहिए, और अगर आप जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या बनना चाहिए, वो 24 बनना चाहिए, वो भी पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, ये मेथड होता है इसको, जो वो हमने जो है वो जब इसकी वो फैक्टराइजेशन करनी होती है, ठीक है, इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसको आप इस तरह मल्टीप्लाई करें कि आपका जो है वो 24 आना चाहिए, और इसको 14 को ही किसके साथ हम मल्टीप्लाई को, 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 24 बनना चाहिए, और उसी उन्हीं दो नंबर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें एक दूसरे के साथ, तो वो हमारे पास क्या आना चाहिए, वो 14 रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो ये अब देख लेते हैं हम, x² - 14। अब देखें 4, अगर हम देखें तो 12 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2 के साथ, तो मेरे पास जो है वो 24 बन रहा है ना। तो अगर 12 है और इधर क्या है, 2 है, इनको हम क्या करें तो हमारे पास 14 बनेगा। इसका मतलब ये है कि साइन हमारे पास नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन ऐड होने चाहिए दोनों। इसका मतलब इसके साथ भी मैं नेगेटिव का साइन लगा दूं, अगर अगर इसके साथ भी मैं नेगेटिव का साइन लगा दूं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव का साइन, ये भी नेगेटिव का साइन, तो ये हमारे पास ये जो है -20, ये सॉरी, ये हम अगर ऐड करते हैं तो ये हमारे पास -14 बन जाएगा। तो ये हमने -14 बनाना था, ये वाला -14 बनाना था, ऐड सब्ट्रैक्ट करने से, और मल्टीप्लाई करने से हम क्या बनाना था, 24 बनाना था। तो देखिए, माइनस को जो 12 है ना, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें ना -2 के साथ, ठीक है, -2 के साथ, तो आपके पास जो है नेगेटिव और नेगेटिव आपके हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन में आपके प्लस हो जाते हैं, तो ये 24 बन जाता है आपका। ठीक है, लेकिन जब आप ऐड करते होते हैं तो फिर आपका साइन नेगेटिव रहता है, लेकिन आपके पास बाकी वाली वैल्यूज क्या हो जाती हैं, वो आपकी ऐड हो जाती हैं। तो ये हमारे पास जो है वो बनेगा 12 और 2। अब आपने इसको जो है वो 2 और साथ में 2x, x है तो x लिख दें,
-12x + 24 = 0। ये अब आपकी इक्वेशन जो है वो सेट होना स्टार्ट होगी। यहाँ पे इन दोनों में से, इन दो में से आपने जो है वो जो कॉमन आ रहा है वो निकालना है, फिर इन दो में से जो कॉमन आएगा आपने वो निकाल लेना है। इन दो में से कॉमन देखिए क्या आ रहा है आपका, एक्स आ रहा है इसके अंदर भी और इसके अंदर। यहाँ पे सिर्फ इसके अंदर और एक्स बच जाएगा, नेगेटिव एक्स ये बाहर गया तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचा, माइनस यहाँ से आप क्या बाहर निकाल सकते हैं, 2 जो है वो आप कॉमन ले सकते हैं। सॉरी यहाँ पे 12 था ना, ये वाला 12 था। तो 12 को अगर बाहर कॉमन लें तो अंदर हमारे पास एक्स, और हमारे पास जो है ये नेगेटिव, अगर हमने जो है वो वैल्यूज को बाहर लिया है तो अंदर ये हमारे पास क्या आ जाएगी, अंदर वाली वैल्यूज को क्या कर देगा, ये नेगेटिव कर देगा। तो नेगेटिव ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 = 0। अब x-12 इसका एक वो आप जो है वो पेयर बना दें, -12 एक पेयर बना दे, और ये x-2 इन दोनों को एक ही टाइम लिख देते हैं, x-2। ठीक है, तो ये आपका x-12 आपका 0 के बराबर होता है, और x-2 भी आपका 0 के बराबर है। तो x-12 = 0 है, और दूसरा आपके पास ये वाला जो x-2 है ये भी किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक x की वैल्यू हमने निकालनी थी, x इधर आ गया, 12 उस साइड पे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। फिर हमारे पास जो है इधर x है, तो ये 2 हमारे पास उस साइड पे जाएगा क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। बेटा जब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, देखिए उसकी हाईएस्ट पावर है 2, तो इसका मतलब है उसके आंसर भी 2 ही आने चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई और एक x की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, जितनी पावर्स होती है ना, आपके सॉल्यूशंस भी उतने निकलते हैं, आपके रिजल्ट भी उतने निकलते हैं, उतने ही आपके आंसर्स निकलते हैं, ये याद रखना आप। ठीक है, अगर 2 है तो इसके आंसर भी 2 ही निकलेंगे। अब देखिए एक 12 निकला है और एक क्या निकला है, 2। अब आपने जो है वो 12 या 2 कौन सा है इसमें से, वो हमने देखना है कि वो कौन सा है हमारे पास। ये हमारे पास अब देखें कि जो हमारे पास x की वैल्यू थी, जो हमने लेट किया था, सॉरी b का जो हमने लेट किया था वो हमने कितना किया था, वो हमने x किया था। तो इसका मतलब है या तो वो 12 हो सकता है, या हमारे पास क्या होता है, 2 हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है b का हमने सॉरी फाइंड किया था ना, तो इनमें से आप दोनों में से एक आपके पास ना वहां पे आंसर पड़ा होगा। ठीक है, इन दोनों में से एक जो आपके पास आंसर पड़ा हो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। 2 पड़ा हो तो 2 के ऊपर, 12 पड़ा हो तो 12 के ऊपर। अदरवाइज आप जो है वो ये भी देख सकते हैं कि 2, अगर हमारे पास हमने जो पहले हमने इक्वेशंस वो सेट की थी, x माइनस हमने क्या करना था, b का काम हमने निकालना था ना, तो ये 12 ही आपके पास जो आंसर आएगा ना वो 12 आ जाएगा। या फिर आप इसको इस तरह भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास x-6 था, तो आप x की वैल्यू इसमें पुट करें, तो ये 12 अगर पुट करके देखें तो ये हमारे पास कितना बनता है, 6। इधर 6 बनता है, और इधर अगर x की वैल्यू मैंने क्या कर दिया, अगर मैं ये वाले 2 पुट करके देखूं तो ये मेरे पास बनता है -4। तो ये -4 तो हो नहीं सकता, नेगेटिव तो कभी आता नहीं है, तो ये 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। बेटा इसको शॉर्टकट जो है ना, क्योंकि ये इक्वेशन पूरी जनरेट हो रही है ना, इसलिए थोड़ा सा ना ये लेंथी हो गया क्वेश्चन। तो इसकी एक इक्वेशन बन रही है, तो इक्वेशन अगर आप एक दफा आप इसको क्या उसे कहते हैं, अपने हाथ से सॉल्व कर लेंगे ना, तो ये सिर्फ आप इसको बनाएं, इसको आप इक्वेशन को जस्ट सेट करें, उसके बाद आप ये सिर्फ एक दो स्टेप का ये काम है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए मैंने इतना वो लंबा कर दिया, अदरवाइज ये इतना बड़ा नहीं है। आप डायरेक्ट इसको लगाएं, इसको इसके ऊपर सिर्फ 1 मिनट बड़ी मुश्किल से लगता है इस क्वेश्चन के ऊपर, आपके अगर आपने जो है वो प्रैक्टिस की है। इसके अलावा इसका कोई मेथड नहीं है, या तो आप इस तरह फैक्टराइज करेंगे तब होगा ये सोल्व, या फिर इसका जो है ना वो आपके पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बनता है, या फिर आप इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का मेरे पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है मैथ के अंदर ना, कि मैं आपको ये बताऊं कि इसका कोई डायरेक्ट मेथड है तो आप इसको जो है शॉर्टकट वे आप यूज कर लें। तो इसका आपको प्रॉपर जो है ना वो एक्स की आपको वैल्यूज निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा आपका लेंथी प्रोसेस बनेगा, क्योंकि इसके अंदर ना ये आपका स्क्वायर रूट भी आ जाएगा, हो सकता है कि आपको कहीं पे प्रॉब्लम कर दे। तो इस वजह से आप कोशिश करें कि आप इसी को कर लें। जब आप एक दफा कर लेंगे ना, तो उसके बाद ये आपको जो है वो 1 मिनट भी बड़ी मुश्किल से आपका लगेगा इस क्वेश्चन के ऊपर। तो कोशिश करें कि बाकी का टाइम आप बाकी क्वेश्चंस को देके लास्ट पे आप ऐसा कोई क्वेश्चन अगर इस तरह का आता है, आप इक्वेशन को पहले देख लेना कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, उसको थोड़ा सा स्टॉप स्टॉप करने की वैसे भी जरूरत है। जब आपने इतना कर लिया तो फिर ये आगे 2 स्टेप का क्या वो इतना है। जिस बंदे को डायरेक्ट आता है ना, वो जस्ट इसको यहीं पे तोड़ के डायरेक्ट हम जो है वो सोल्यूशन पे आ जाते हैं। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस से होगा। इसके अलावा अगर इस क्वेश्चन के अंदर कोई है, अगर किसी को कोई मसला तो बताएं, नहीं तो फिर एक क्वेश्चन और पड़ा वो मैंने करना है, क्योंकि
आप यहाँ पे बैठे ना बैठे, लेकिन मैंने अपने जो हमारे पास बच्चे हैं ना, उनको मैंने देना है, तो ये आज मेरा लास्ट, वो इसका लेक्चर जो है ना वो लास्ट ही बनेगा। तो इस वजह से मेरा एक ही क्वेश्चन इसका रहता है, वो 1 डे वर्क का। तो वो मेरे दिल है कि वो कंप्लीट करवा दूँ। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन वाला है, इसलिए थोड़ा सा ना सोचना पड़ेगा इसमें, बाकी कोई मुश्किल ये भी नहीं है क्वेश्चन। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 डेज। ए और बी जो है ना वो दोनों क्या करते हैं, एक काम करते हैं कितने टाइम के अंदर, 1/3 काम के अंदर। ठीक है, 3 दिन लगता है दोनों अगर जो है वो काम करें तो। ए और बी अगर काम करते हैं ना तो उनको क्या करेंगे, एक काम अगर करेंगे तो उन्हें कितना टाइम लगेगा, 3 दिन लगेगा। फिर वो कहता है कि दे स्टार्ट टुगेदर, क्या करते हैं वो दोनों ही स्टार्ट करते हैं, बट आफ्टर 2 डेज बी लेफ्ट। क्या करते हैं, दोनों इकट्ठा स्टार्ट करते हैं काम को, कौन सा काम जो उन्होंने 3 दिनों में दोनों ने मिल के करना था, वो क्या करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन 2 दिन के बाद क्या होता है, बी क्या कर देता है, वो लेफ्ट कर देता है उस काम से। ठीक है, यहाँ तक एक उसकी जो है वो स्टेटमेंट। दूसरी, इफ द वर्क इज कंप्लीट आफ्टर 2 मोर डेज, अगर वो काम जो रह गया था, जो तो उन्होंने इकट्ठे किया किया, जो रह गया था काम, अगर वो कंप्लीट होता है कितने, 2 मोर डेज, 2 दिन और मजीद उस पे लग जाते हैं, तो बी अलोन कुड डू द वर्क इन, तो बी अकेला जो है वो कितने टाइम में काम करेगा। ये उसने पूछा हुआ है आपसे क्वेश्चन के अंदर। पहले तो देखें कि दोनों मिलके अगर काम करते हैं तो उसको उनको कितना टाइम लगता है, उनको 3 दिन लगते हैं। ठीक है, दोनों मिलके काम करें, बी ए और बी, तो कितना टाइम लग रहा है उनको, 3 दिन काम लग रहा है, इसका मतलब ये है। फिर वो कहता है कि देन स्टार्ट टुगेदर बट आफ्टर 2 डे, 2 दिन के बाद क्या हो जाता है कि जो ए बी जो है ना वो लेफ्ट कर जाता है। इसका मतलब है टोटल दिन 3 दिन के अंदर उन्होंने काम करना था। 2 दिन के बाद क्या होता है, 2 दिन के बाद क्या होता है, 2 दिन के बाद, इसलिए मैंने -2 कर दिया। कितना काम रह जाता है, 1। जो बी ने छोड़ दिया ना 2 दिन बाद, बी तो निकल गया, तो पीछे क्या बच गया, 1 दिन का सिर्फ काम बच गया। ठीक है, 1 दिन का जो काम बचा है वो कहता है कि वो कंप्लीट, 1 दिन वाला काम जो है ना वो कंप्लीट होने में ना 2 और दिन लग जाते हैं। जो 1 दिन का काम था ना, जो इकट्ठे काम कर रहे थे ना, इकट्ठे काम करते तो 3 दिन लगते। जब जो है 2 दिन के बाद जब बी छोड़ के चला गया, तो वही जो 2 दिन के अंदर काम होना था ना, 2 बंदों ने जो 3 दिन में काम करना था ना, वही जो है काम जो है वो किस पे चला गया, वो जो रिमेनिंग हमारे पास जो काम था ना, वो 1 हमारे पास जो बच गया। ठीक है, फिर वो कहता है कि वो जो 1 डे का काम था जो दोनों ने मिलके करना था उन्होंने, तो 1 दिन लगना था। तो अगर जो है एक बी जो है वो अगर छोड़ के चला जाता है, तो वही काम जो है जो 1 दिन का काम था, वो फिर जो है वो 2 दिन के अंदर जो है वो जाके होता है। तो इसका मतलब ये है, अंडरस्टूड सी बात है। दूसरा वो ये कह रहा है कि उसने ये भी नहीं बताया, अब देखिए ना यहाँ पे, इफ द वर्क इज कंप्लीट आफ्टर 2 मोर डे, तो यहाँ पे उसने नहीं बताया कि वो जो काम करेगा वो कौन करेगा, ये भी उसने बात नहीं की। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि अगर बी जो है वो लेफ्ट कर गया है, ठीक है, 2 दिन के बाद बी चला गया है, तो पीछे 1 दिन का काम था, वो कौन फिर करेगा, वो फिर ए करेगा, साफ जाहिर है, ए करेगा। तो वो 1 दिन का काम जो ए कर रहा है, उसको क्या अब लग रहा है, पहले बी उसके साथ था तो उसको 1 दिन में उसने कंप्लीट कर लेना था। लेकिन बी जब छोड़ गया तो वो 1 दिन का जो काम रह गया था, वो बी को जो है वो फिर मजीद 2 दिन और लग गए उसी काम को करते करते। यहाँ तक बात क्लियर है। बी को जो ए जो है, ए को वही काम करने में कितना टाइम लग गया, 2 दिन लग गए। 1 दिन का जो काम था ना, अगर अकेला ए को कितना टाइम लगा है, 2 दिन लग गए। जबकि वो अगर एक काम जो था वो दोनों मिलके करते तो वो सिर्फ 1 ही दिन का काम था। लेकिन क्या हुआ, वो 1 दिन साथ नहीं दिया उसने बी ने, तो फिर वो 1 दिन वाला काम जो है वो ए को 2 दिन के अंदर करना पड़ गया। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई जो होगा, अगर कोई क्वेश्चन तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो है टोटल कितना, ए ने जो है वो टोटल कितना काम किया, जो टोटल ए ने काम किया है, मतलब जो 3 डेज के अंदर जो उसने काम किया, तो वो कितना हो गया, 2। तो उसको 2 दिन तो पहले लग गए थे। ठीक है, पिछले जो से 3 दिन जो पीछे वाले थे जो उन्हें मिलके जो इकट्ठा लगना था, तो उसमें ए के भी तो 3 दिन, ए के भी तो थे ना, 3 दिन ए को भी तो लगने थे। तो टोटल ए के कितने डेज बन रहे हैं, टोटल ए के बन रहे हैं ये 6 डेज। 6 डेज टोटल ए के बन रहे हैं। अब देखिए बेटा, कैपेसिटी वही है,
अगर बी उसके साथ काम करवाता तो वो काम एक दिन के अंदर होता, एक जो रह गया था काम वो एक दिन के अंदर होता। अगर बी ने काम नहीं करवाया तो ए को वही काम 2 दिन के अंदर करना पड़ा। इसका मतलब ये है कि ए और बी की कैपेसिटी क्या बन रही है, वो सेम बन रही है, कोई इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। इसको वो वही काम 2 दिन के अंदर करना पड़ गया। तो जब टोटल उसका किया तो वो कितना बन गया, वो बन गया 6 डेज का। अब देखें दोनों मिलके जो काम कर रहे थे, ए प्लस बी जो मिलके काम कर रहे थे वो कितना कर रहे थे 3, और जो अकेला ए जो कर रहा था, जो अकेले ए ने काम किया वो कितने दिन के अंदर हुआ, वो जाके 6 डेज के अंदर हुआ ए से, ठीक है। अब आपने क्या करना था, हमें ए और हमें जो है वो बी का चाहिए था कि बी ने कितना काम करना है। आपके पास ए प्लस बी, आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, ए की वैल्यू आपके पास गिवन है, बी का आपने जो है वो आंसर निकालना था। ए की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें 1/6 प्लस ये हमारे पास बी, और इधर ये 1/3, तो बी आपका इधर ही रह जाएगा और 1/6 आपको उस साइड पे जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बी, और 1/6 उधर जाएगा तो ऑलरेडी 1/3 पड़ा हुआ था उधर। 1/6 जब उधर जाएगा तो इधर पॉजिटिव का उधर जाके क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास इस तरह बी का आपका रिजल्ट आ जाएगा। वही आपने एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालने के बाद आपने इसको फैक्टराइज वो करना है, फैक्टराइज करने के बाद आपने इसको जो है वो जस्ट सोल्व करना है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं बेटा। इसका एलसीएम वही 6 बन रहा है, साफ सारे 3 और 3 2 6, और ये हमारे पास जो है वो 2 और -1, और ये हमारे पास 1/6। 6 दिन ही काम लगेंगे बी को करते हुए, वही काम जो ए को भी 6 दिन लगे हैं तो बी को भी उतने ही दिन लगने थे। अगर बी अकेला काम करता तो उसको भी उतना ही टाइम लगना था जितना ए को लगा है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये का 6। ये हमारे पास आज हमारा जो एंड हो गया टॉपिक वर्क डे वाला। यहाँ पे है किसी का कोई क्वेश्चन तो बताएं, मैं स्टॉप कर लूँ रिकॉर्डिंग को।